Assalamualaikum. A very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine on 365 News Only. सच्चा खरा शो, क्या बात है। और मैं नादिया खान, मेरे साथ हैं जुहेब हसन। और देखते हैं आज क्या बातें होंगी। वैसे तो जो दिल जल रहा है ना जुहेब बजट को लेके, मुझे समझ नहीं आ रहा। कल मेरा यहाँ सर मारने को दिल चाह रहा था, आज यहाँ मारने को दिल चाह रहा है। बिल्कुल, ये कैसे? There's nothing else that we can do. क्या करें? पीपल फ्रेंडली बजट आपने अनाउंस किया कि हम तो कुछ अब, क्योंकि हमने इकोनॉमी के लिए बड़ा काम कर लिया है, तो हम बेहतरी लाएंगे लोगों की जिंदगी में। लेकिन वो कैसी बेहतरी है? जिस सेक्टर को हम देख रहे हैं, कल भी हम 2-3 सेक्टर्स को देख रहे थे। जैसे हमने कार मैन्युफैक्चरिंग को देखा, ठीक है, लोगों से जुड़ा हुआ मामला है ना ये, कि लोग गाड़ियां लेते हैं, खरीदते हैं। अब उस पर आपने 1300 से नीचे जो गाड़ी है उस पर आपने टैक्स लगाने जा रहे हैं। 12% जीएसटी से आपने 18% वो कर दिया है। तो इसका मतलब है कि छोटी गाड़ियां जो ले रहा है, 660 सीसी भी ले रहा है या 1000 सीसी भी ले रहा है, हाँ। तो उसको भी 5, 6, 7, 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा। अब आपने कल लेवी की बात की कि वो बढ़ गई, फ्यूल महंगा हो रहा है। फ्यूल महंगा हो रहा है। ये दुनिया में जो चल रही है डिस्टर्बेंस चीजें, उससे फ्यूल महंगा हो गया तो हमारे तो पहले हमारे डबल महंगा हो जाएगा। जिस चीज से मेरी जान जा रही है ना, जो लॉजिक मुझे नहीं समझ आ रहा, जो मर्जी कुछ कर रहे, अगर आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज बताएं। जिसमें आए बाएं शाएं हो रही है, वो ये है कि जी 2016 से ये जो हमारे क्या कहने, क्या स्पीकर्स हैं, ये पूरा क्लियर नहीं है मुझे कि पूरे एमएनए सबकी बात हो रही है, सेनेटर सबकी बात हो रही है। पार्लियामेंट का बजट बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया। 2.5 लाख से 21.5 लाख अगर आप किसी की तनख्वाह किसी की भी करते हैं, क्योंकि 2016 से इंक्रीज नहीं हुआ, तो हर साल 1.5 लाख, 1.25 लाख इंक्रीज के हिसाब से कितने लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी सालों से तनख्वाह नहीं इंक्रीज हुई है? उनको कौन देगा? उसका जो आपको मेकअप करना है उस टाइम को, वो तो नहीं आपको फिक्र है। अपनी वो लोग जो पहले से इतने पैसे वाले हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी आपने कोई 20-20 लाख, 19 लाख तनख्वाह बढ़ा दी। देखिए, मुशीरों की एडवाइजर्स की आपने का बजट बढ़ा दिया, आपने स्पेशल सेक्रेटरीज का बजट बढ़ा दिया, आपने वफाकी वुज़रा मुमलिकत का बजट आपने बढ़ा दिया, पार्लियामेंट का ओवरऑल बजट बढ़ा दिया, वज़ीर आज़म हाउस का आपने बजट बढ़ा दिया। तो ये आप करने क्या जा रहे हैं? ये अनएक्सेप्टेबल। एक तरफ, दूसरी तरफ आप बिजली पर कह रहे हैं कि पैसे बढ़ेंगे, पेट्रोल पे आपने कहा कार्बन लेवी सबको पे करना पड़ेगी 2%। भाई IMF की शराइत है, उसकी वजह से सख्ती है, ठीक है, ये सख्ती है तो सब बर्दाश्त करें। अगर सबके लिए सख्ती है तो आपके लिए कैसे 19-28 लाख जो है उसका जो है तनख्वाहें बढ़ गई हैं? जब हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस कर्जे के साथ, इन हालात के साथ, ऐसी वॉर थ्रेट्स के साथ, कि हमारे जो ये आला ऑफिशियल्स हैं इनकी तनख्वाहों में 19-19 लाख का इजाफा। वफाकी वजीर खजाना ने जो बात की है ना, जो तौजीह पेश की है, जस्टिफिकेशन दिया कि 2016 से नहीं हुआ है। भाई आप 2016 से, उसके बावजूद आप देखें एग्जॉर्बिटेंट, यानी आपने बढ़ा दी है उनकी तनख्वाहें। ये कैसे बढ़ा दी, क्यों बढ़ा दी? एक तरफ IMF का बजट, हम कह रहे हैं कि हम बहुत ही, भाई देखें, हम बजट में बड़े हमें कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो हो सकता था कर्ज पे लेके हम बजट बना रहे हैं, तो जो हो सकता था वही हमने कर दिया। तो ये हो सकता था, इनको तनख्वाहें अपनी कम करनी चाहिए थी। इनको चाहिए था कि हमारे मुल्क में ये ऐसे हालात हैं, बाकी ममालिक में ऐसे नहीं होता, हम अपनी तनख्वाहें कम करेंगे। हमारे जो ये इतनी गाड़ियां हमारी जा रही हैं, इतने गार्ड्स हैं, इतनी VIP हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है, सब खत्म। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, हम कैसे तरक्की करेंगे? सारी बातें जो है ना, ईमान से दिल ऐसा बुझ गया है, इतना दुख हुआ, कहाँ हमारा मोराल गया हुआ था। और आपकी सिर्फ तनख्वाहों का रेस सुन के ना पाकिस्तान मैच नहीं करता ना। जैसे अवाम है, हम तैयार हैं, यानी हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई बड़ी सहूलियात आप दे दें और महंगाई कम कर दें, फौरन पेट्रोल 100 रुपए मिले, हम ये नहीं कह रहे। हम अगर सफर कर रहे हैं, हमें अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे साथ, प्रॉब्लम आपको भी होनी चाहिए, हमें लगे कि आप हमारे साथ हैं। क्योंकि देखिए, यही तो डिस्कनेक्ट है जिसकी वजह से लोग कहते हैं, अभी पॉलिटिशियंस पे बड़ी लोग उंगलियां उठाते हैं, वजीर आजम पे, जो हुकूमत होती है उस पर, क्यों? इसीलिए उठाते हैं ना कि उनका लाइफस्टाइल मैच नहीं कर रहा होता। ऐसे कहीं नहीं होता कि 2.5 लाख से किसी की तनख्वाह इतनी ऊपर चली जाए। ये कहाँ होता है? क्योंकि आपके इख्तियार में है, आप कर सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है, मुझे पता है ये सौतेला है, ये कौन लोग, इनके बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम बीमार नहीं होते, हम कहां जाएं, किधर मरे ना? मतलब प्राइवेट सेक्टर को कुछ भी रिलीफ नहीं है। इनकी तनख्वाहें आप जाके जरा चेक करें, लास्ट टाइम कब बढ़ी थी, कितनी बड़ी फैसिलिटी आप दे रहे हैं, ना आप एजुकेशन पे फैसिलिटी दे रहे हैं। और 37,000 पता है आपको कि मिनिमम वेज, यानी 37,000। मुझे बताएं कि एक महीने में 37,000 में कोई बजट बना के दिखा दे, 37,000 में कोई बजट बना के दिखा दे कि तालीम के लिए वो कितना लगाएगा, सेहत पे क्या खर्च करेगा,
वो कैसे अपनी राशनिंग करेगा, ग्रोसरी के आइटम्स यानी, और बिल्स कहां से देगा वो? 37,000 रुपए आपने मिनिमम यानी रखी हुई है। और अभी तो प्रोविंसेस का अभी आएगा गुस्सा बाहर कि सिंध के भी हमने देखा बजट्स को इतना श्रिंक कर दिया है कि यहाँ अलग हम नाराज हैं, बाकी अभी पता नहीं बलोचिस्तान के बजट के साथ क्या हुआ है, केपी के बजट के साथ क्या, पंजाब तो ओ हो फलो कहते हैं ना फल फूल रहा है माशाल्लाह, वो आप वहाँ जो चाहें प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ तरक्की ना पहुंचे। दिस इज वेरी अनफेयर। ये लोगों का फ्रेंडली बजट नहीं है, ये एनिमी बजट है। बिल्कुल, सब यही कह रहे हैं कि ये दुश्मन बजट है और ये अनएक्सेप्टेबल है कि आप अपनी तनख्वाहें इतने ज्यादा जो है ना उस पे बढ़ाएं, वो लोग जो पहले ही इतने अमीर हैं दुनिया जानती है। और सिंध की आपने बात की ना, और इनकी करते क्या है वैसे, बाय द वे इनकी कितनी मसरूफियत होती है वैसे, और अब पूरे साल में तो अगर वैसे देखा जाए, अगर बुक के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बुक देखा जाए तो कानून साजी करते हैं, आइन साजी होती है, वहां पर पार्लियामेंट में आते हैं, अवामी मसाइल उजागर करते हैं, लेकिन उस तरह हो नहीं रहा होता ना। रोजाना जो पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, आप अटेंडेंस देख लें पार्लियामेंटेरियंस की, आपको 50% अटेंडेंस अगर मिल जाए तो लगता है कि आज बहुत ही ज्यादा अटेंडेंस, क्या बात लोग नहीं, आते इनके खर्चे, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, इनके खर्चे हैं, इनके सारे जो है खर्चे पूरे होने चाहिए। ये सिर्फ हकदार हैं हमारे मुल्क में सैलरी रेस की, बस हम नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं। देखिए, टारगेटेड सब्सिडी आपको देनी चाहिए। जो तबका पिसा हुआ है वो मुंतजिर था और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें कुछ सब्सिडाइज, क्योंकि आपको वहां पहुंचाना है रिलीफ जहां जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि ओवरऑल आप कोई पॉलिसी ऐसी बना दें, ओवरऑल क्या आपने तो अपनी बढ़ा दी है। अच्छा, सिंध की आपने बात की ना, वजीर आला सिंध ने इस पर उनका बयान भी आया कि ये आपने 18वीं तरमीम पर ये आपने शबखून मारा है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी 18वीं तरमीम के जरिए, आपने सारे डेवलपमेंट के बजट और अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिंध से वापस ले लिए हैं। तो ये क्या किया है आपने, सारा बजट आपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बड़ा वापस विफाक की तरफ चला गया। सेल्फिश तरीन बजट है, मैंने ऐसा कहीं दुनिया में होते नहीं देखा, और ये होना चाहिए नहीं। आई थिंक दे नीड टू टेक दिस बैक। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी सब चीजों में ठीक है, हमें समझ आता है, हमारे से तो होनी है मुश्किल। ये अच्छा, लोन ये लेते हैं, चुकाना हमने, सीधी बात है, हमारे लिए मुश्किल होती है, इनके लिए आसानी होती है। 8,000 अरब की तो आप लोन इंटरेस्ट दे रहे हैं। खैर, ये चीजें देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो हम सिंध की बात कर रहे थे, वफाकी हुकूमत ने थोड़ी डिटेल्स देते हैं। सिंध के 16 मंसूबे सिंध हुकूमत को देने के बजाय वफाकी वजारत बराए हाउसिंग को देने। इसका क्या मतलब है, इसकी ये जरा सिंप्लीफाई करो। असल में ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, इसमें रोड्स वगैरह हैं और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं लोगों की डेवलपमेंट के, वो सारे प्रोजेक्ट पहले सिंध के पास थे। तो वो 16 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हैदराबाद और कराची के मीरपुर खास के भी सिंध के एरिया में, तो वहां वो उसका बजट विफाक, यानी विफाक उन चीजों को देखेगा, वो सारा बजट विफाक के पास आएगा। पहले सिंध के पास आता था और सिंध बताता भी था, अपनी रिपोर्ट भी देता था कि ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये इन द मेकिंग है। तो वो सारी बाकायदा उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती थी हमेशा, और वो सिंध ही उसका बजट इन्वेस्ट भी करता था, लगाता था। लेकिन अब वो प्रोजेक्ट सारे विफाक ने ले लिए। तो ये कहा गया कि भाई हमला है ये 18वीं तरमीम के तहत, तो सूबों को बाख्तियार बनाने की बात की गई थी। हुकूमत क्या करेगी? कराची अर्बन डेवलपमेंट पैकेज वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत जिला शर्की वस्ती, जिला कुरंगी और लांढी की सड़कें तामीर की जाएंगी। यानी अब विफाक के तहत होगा, यानी जो काम कराची सिंध में होगा वो विफाक के तहत होगा कि विफाक ने कंप्लीट कर दिया है प्रोजेक्ट या नहीं किया। और जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं सुहेब, वो जो है ना आसपास जिन्ना एवेन्यू वगैरह सब अभी तक खुदी हुई है, यूनिवर्सिटी रोड के अभी तक वो नहीं कुछ बनी है। तो इन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा जो सालों से चल रहे थे? बड़े दो प्रोजेक्ट हैं, बीआरटी का और ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट है ये सिंध के पास रहेगा बस। बीआरटी वाला और ग्रीन लाइन वाला प्रोजेक्ट जो है ये सिंध के पास रहेगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी अर्बन होगा डेवलपमेंट, वो सारी विफाक के पास जाएंगी। चीज़ तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध को, इस पर सिंध की लीडरशिप इस पर और वज़ीर आला ने भी जैसे कि बयान दिया, तो इस पर हम मज़ीद कुछ बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा, ये सिंध की हम बात करेंगे, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी, ये जो बजट पेश किया गया है, इसमें किस हद तक मुतमईन है? ज़रा आगाज़ यहाँ से करते हैं गुफ्तगू का। बजट के जहाँ तक इश्यूज हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि नेगेटिव हैं। एक हद तक तो हुकूमत ने जो चीज़ें अचीव की हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन को कम किया है, जिसके नतीजे में आपकी इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, उसके नतीजे में आपको बजट में जो है आपके जो सबसे बड़ा आइटम होता है वो डेट सर्विसिंग का या जो सूद का होता है, उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से आपको स्पेस मिली है जिसमें और चीज़ें आप कर सकें। जाहिर है कि आजकल के हालात में, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादातर
हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई है। तो बाकी चीज़ों पे बहरहाल एक प्रेशर आया है, जिसमें मसलन हम ये देखें कि पिछले साल की जो ग्रोथ थी, पिछले से पिछले साल जो एग्रीकल्चर ने 6.5% ग्रोथ दी थी, वो तकरीबन अब 0 पे आ गई है। इसी तरह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी तकरीबन कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहा। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी पूरी जो है इकोनॉमी चलती है। अगर उसमें आप जो है इस किस्म की पॉलिसियां लाएंगे जिससे एक नेगेटिविटी शुरू हो जाए, मसलन पिछले साल नाम तो खैर IMF का लिया जाता है कि सपोर्ट प्राइस जो है गंदम की वो नहीं दी गई, जिसके नतीजे में हुआ ये है कि इस साल गंदम क्रॉप जो है बहुत कम हुआ है। इसी तरह से हमने कॉटन जो हमारा मेन क्रॉप होता था, जिसके बेसिस पे हमारी इकोनॉमी चलती थी, उसको भी तकरीबन हमने खत्म ही कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर एग्रीकल्चर इस तरह से खत्म होता जाएगा तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, कहाँ से ग्रोथ आएगी, कहाँ से लोगों को जो है वो नौकरियां मिलेंगी या एम्प्लॉयमेंट होगी। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इस बजट में भी क्योंकि कुछ भी नहीं रखा गया, तो हम आइंदा साल और कम जो है वो ग्रोथ देखेंगे, जो कि मईशत के लिए एक अच्छी चीज नहीं होती। दूसरी बात, कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। एक तरफ हम क्लेम करते हैं कि जी हम जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपसे ग्रोथ कहाँ से आएगी जब और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप ये बताएं कि बजट में जो पीपल्स पार्टी की है उसकी क्या तजवीज़ शामिल की गई हैं, की गई भी हैं या नहीं? देखिए, तजावीज़ का सवाल ये है कि जहाँ तक जो कंसल्टेशन हमारे साथ होती है वहाँ हम अपने व्यू पॉइंट देते हैं। मसलन PSDP पे भी काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हुई। अब गवर्नमेंट के पास जितना फिजिकल स्पेस है, जितनी गुंजाइश है, उस हिसाब से पीपल्स पार्टी भी पुश करती है। तो वो तो कुछ चीज़ें शामिल ज़रूर की जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि जैसे मैंने 2-3 ये जिक्र की, उनका तो कोई कंसल्टेशन में हिस्सा नहीं होता। तो पीपल्स पार्टी को तो जब मिलती है आखिर में डॉक्यूमेंट, तो फिर ही उस पर कमेंट कर सकते हैं कि ये आपने क्या किया क्या नहीं किया। मतलब जो बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, वो ना तो ये चाहिए कि आप कंसल्टेशन करें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत सीनियर लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जो सर्व कर चुके हैं। तो उनको, क्योंकि देखिए अवामी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवाम की बात करती है, तो नवीद कमर साहब यही कह रहे हैं कि कंसल्टेशन क्या, जब आया बजट का पेपर तो फिर हमें भी नजर आई चीज़। और एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी की कि ग्रोथ कैसे हासिल करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बिल्कुल बैठ चुका है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मुझे लगता है कि ये जो बजट का महीना होता है ना, ये असल में हमारे लिए साल की बिगिनिंग है। यहाँ से शुरू होते हैं हर साल फड्डे, डिफरेंसेस, हुकूमत, ऑपोजिशन और साथ में आपकी जो मतलब पीपल्स पार्टी है, दूसरी जो भी पार्टीज हैं, वहाँ से डिफरेंसेस शुरू होते हैं। पूरा साल इसी पे लड़ाई होती है, फिर आ जाता है अगला बजट। तो ये शुरू हो गया हमारा साल डिफरेंसेस का, झगड़ों का, लड़ाई का, और हम सीखते नहीं हैं। हम कभी भी नहीं सीखते कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पे बाकी लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा सोचते नहीं है कि लोगों को तकलीफ होगी कि हम इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं और आम बंदा जो है वो, उसको हमने कहा कि नहीं भाई यू हैव टू सफर, क्योंकि लोन बहुत है हमारे ऊपर, लेकिन हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अच्छा नवी साहब, हम तो अपनी बढ़ाएंगे। मुझे ये बताइएगा नवी साहब कि ये जो सिंध ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और सिंध का बजट ले लिया गया, विफाक ये तरक्याती मंसूबे, 16 ऐसे मंसूबे हैं जो कि विफाक देखेगा, ये फैसला क्यों किया गया है? शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, वज़ीर आला ने भी कहा कि ये नहीं भाई देखिए ना, नहीं एक सेकंड, थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दें। ये जरूर है कि हुकूमत चाहती है कि अपने इंस्टीट्यूशन को मैक्सिमाइज करे, और इसमें हमें कुछ चीज़ों पे ज़रूर एतराज़ है, लेकिन बाय एंड लार्ज सिंध का जो प्रपोजल था सिंध गवर्नमेंट का कि 86 बिलियन जो सिंध के प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए, उसको उसमें कटौती न की जाए, वो मेंटेन किया गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मसलन जैसे कि अर्बन रूरल का डिफरेंस रखा गया है कि बाकी सारे सूबों में
जितने भी प्रोजेक्ट्स जो पाक पीडब्ल्यूडी ने करने थे वो नहीं, वो उसके डिसॉल्व होने के बाद सूबों को चले गए। यहाँ पे सिंध में एक अनोमली रखी जा रही है कि 2 सिंध के सेक्शंस किए जा रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है। उसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जो मसलन इस वक्त जो पैसे रखे गए हैं कराची सखर हैदराबाद मोटरवे के, वो 15 अरब रखे गए हैं, जो कि बिल्कुल एक टोकन मनी है उस लिहाज से, क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में ये प्रोजेक्ट जाता है और ये पूरा बॉटल नेक है पाकिस्तान की कराची से लेके हमारे तोरखम के बॉर्डर्स तक, या जहाँ भी आप देखें पूरे मुल्क की ट्रेड जो है इसी पे चलती है। तो उसको तो एज अ प्रायोरिटी करके लेना चाहिए, बजाय इसके कि छोटे छोटे इधर उधर के मंसूबों को देखना चाहिए। तो उस लिहाज से सिंध गवर्नमेंट के एतराज़ात जरूर हैं जिनको दूर करना चाहिए। मतलब ज़ुहैब से समझ नहीं आई पूरी बात वैसे। असल में ये मुझे भी लग रहा है इसकी वजाहत, क्योंकि देखिए एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सखर और कराची का जो मोटरवे उसके भी जो पैसे रखे गए उन्होंने कहा कि पीनट्स है, ये कुछ भी तो नहीं यानी है। प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फर्क कर दिया है। मतलब आप प्रोजेक्ट शुरू करने के आपके पास पैसे हैं, लेकिन आगे आपने क्या करना है उसके पैसे, खत्म करने के पैसे नहीं, तो ये तो एक अजाब बन जाता है, क्योंकि खुदाइयां शुरू हो जाती हैं फिर रुक जाते हैं प्रोजेक्ट्स। तो ये तो एक और मुसीबत है। मैं कहती हूँ अगर खत्म करने के पैसे नहीं है तो प्रोजेक्ट शुरू ही ना करें। बिल्कुल, असल में बात तो वही कर रहे हैं जो वजीर आला ने की है कि देखिए रूरल अर्बन की डिवाइड उन्होंने इस तरीके से कर दिया है, फिर अर्बन के सारे प्रोजेक्ट अपने हाथ में रख लिया, उनका बजट अपने हाथ में रख लिया है। तो ये तो हमें समझ नहीं आ रहा ना कि किया क्या जा रहा है। एक तरफ आप फेडरेशन की और आप वफाकियत की बात करते हैं, वफाक के साथ ये तमाम जो सूबे हैं इनको हम साथ लेकर चलेंगे, इनकी महरूमियाँ ख़त्म करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं जिस पर सिंध की लीडरशिप को और उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अच्छा, कुछ हम ये जो दौरे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, इसकी भी थोड़ी सी बात करते हैं। भारत के खिलाफ अमरीका और यूरोप में सफारतकारी आप क्या समझ रहे हैं, किस हद तक कामयाब रही है? ये तो हम अपने शो पर भी बता रहे हैं लोगों को कि जहां बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं बखूबी पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं और सब उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत खबरें आ रही हैं, बहुत वीडियो क्लिप्स देखने को मिल रही हैं, तो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कि क्या मकासद इसके रहे और क्या हासिल किया हमने। देखिए, पहली चीज तो ये कि आप खुद देख रहे हैं रोज शाम को हम टेलीविजन पे भी देखते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है एक नॉर्मल गवर्नमेंट डेलीगेशन से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो अपना फोर्सफुली व्यू पॉइंट जो है पाकिस्तान का वो दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं, और उनके मुकाबले में जो हिंदुस्तान की डेलीगेशंस हैं उनकी इतनी पजीराई नहीं हो रही। उनका न सिर्फ डेप्थ ऑफ नॉलेज और जो भी उनका इतनी कम उम्र में एक्सपीरियंस है, वो हिंदुस्तान के नैरेटिव को काफी तहस नहस कर चुका है। तो एक हमारा परफॉर्मेंस ग्राउंड पे और फिर उसके बाद हमारा नैरेटिव जो है, जो दुनिया में जो मकसद था इस पूरी डेलीगेशन को भेजने का, वो काफी हद तक कामयाब जा रहा है। मेरे ख्याल वो भी पूछा जाए, ये जो अमेरिकी सदर, वैसे अमेरिका में जो मसाइल चल रहे हैं और जो ट्रंप को फेस करना पड़ा और जो उनकी डिसीजंस हैं और लोग कितने खफा हैं उनसे, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में शो में। लेकिन ये कि कश्मीर के मसले को लेके जो ट्रंप का बयान था वो कितना इम्पोर्टेंट है और इसको हमारी सिफारती जीत कहा जा सकता है। और ये कि आगे उनका क्या एक्चुअली एग्जीक्यूट हो पाएगा यानी सिर्फ बयान की हद तक रहेगा। देखिए, इंशाल्लाह हमें उम्मीद यही है कि ये वाली चीज जो कि भारत इतने सालों से टेबल पे नहीं लाने दे रहा था, अब आज के हालात में और सदर ट्रंप की कोशिशों से अगर टेबल पे आ जाए तो ये बड़ी एक डिप्लोमेटिक कामयाबी होगी। फिर उसके बाद क्या हम उसमें से निकाल सकते हैं या नहीं, ये तो फिर टेबल पे जाने के बाद ही हम बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कुंवर साहब हमारे साथ है और तमाम मामलात पर, बजट पर भी। और ये जो आपने ट्रंप की बात की, इस पर थोड़ी सी क्या ख्याल है? जरूर बात करें। मैं जब अब न्यूज़ देख रही हूँ या सोशल मीडिया देख रही हूँ, दिल दहल रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। वो लोग जिन्होंने सालों साल लगा के ग्रीन कार्ड्स लिए, और ग्रीन कार्ड की एक वैल्यू है, और वो बच्चे जो वहाँ पैदा हुए थे वहाँ के सिटीजन्स हैं, लेकिन अब उनको निकाला जा रहा है। और आइस फोर्स है जो कि डिपोर्ट कर रही है, जिनका काम ही यही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी मिलिट्री को इख्तियार दे दिया कि कैलिफोर्निया में आप जिसको चाहें अरेस्ट कर सकते हैं।
और जिसको चाहे डिपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग बाहर गए हैं इस वक्त, जो वापस आ रहे हैं, आपकी सोच है, कह रहे अच्छा क्या कहा जा रहा है उनको कि जी जो बच्चे हैं यहाँ पैदा हुए हैं, चलिए आप उनको या तो फॉस्टर फैमिली में छोड़ दें या अपने साथ वापस लेके ले जाएं। और देखिए इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है वहां पर मुख्तलिफ स्टेट्स में, बच्चे कोर्ट्स में जा रहे हैं, अनकंट्रोलेबल होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के बच्चों को कोर्ट बुलाया जा रहा है, इमिग्रेशन कोर्ट्स में, और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आपके पास लॉयर है, आपको पता है लॉयर क्या है। अच्छा, फिर एक अजीब बात जो हो रही है कि जब कोर्ट्स ऑर्डर पास कर रहे हैं ना कि इस बंदे को वापस इसको छोड़ दो, आपने इसको गलत अरेस्ट किया है, नहीं छोड़ रहे कि पकड़ के रखो। बिल्कुल ऐसा है कि अदालत में क्या हुआ है अमेरिका एकदम, जो वहां के लोग कह रहे हैं कि इट्स कोलैप्सिंग, और कैलिफोर्निया तो कह रहे हैं कि अब हमें मेक्सिको का हिस्सा बनना, हमने इधर यूएस का हिस्सा नहीं बनना। कभी नहीं ये सुना, तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कोई क्लीन अप है जो कि लोगों के लिए बेहतर है। लोग तो बहुत परेशान असल में वो तो उन्होंने जो कहा था उसके मुताबिक ही वो इकदाम करने की कोशिश करें, लेकिन वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन हम तो कश्मीर के मसले को लेकर के मुझे तो ये लग रहा है कि इतने मामलात में फंस चुके हैं अपने कि कश्मीर के मसले पर शायद बयान ही अभी तक ये टेबल पे बैठने की टर्न कब आती है ये भी हम देखेंगे। खैर ब्रेक हमने लेना है। बिल्कुल, जब अपने मुल्क में इतने परेशानियां चल रही हों और राइट्स अब हो रहे हैं अगेंस्ट ट्रंप, और भी बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। दिल जल रहा है, दिमाग जो है माउफ हो गया, समझ नहीं आ रहा ये बजट में हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमारे लिए तो कुछ नहीं, चाय भी महंगी हो रही है, चाय भी नहीं, ये तो होता रहता है, हर साल ऐसे ही होता है। लेकिन पता है ये सारे मसाइल हमारे हैं। एक चीज में हम इतने खुश नसीब हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई आपको, हमें किसी भी पाकिस्तानी को, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई पकड़ के मुल्क से निकाल नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम ये एक सुकून की नींद सोते हैं कि भाई यार, अगर कोई एकदम सोचो कैसा फीलिंग हो कि भाई यार फौजी आएंगे और हमें निकाल देंगे, मुल्क से बाहर भेज देंगे, हमारे घर, हमारे एसेट्स, चीज़ें, सब कुछ यहाँ रह जाएगा और हमें मुल्क से निकाल देंगे। वो लोग जिनकी किसी और मुल्क में कोई जिंदगी और कुछ है ही नहीं, किसके पास जाएं, क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं, किसके पास रहेंगे। और बिल्कुल मुस्लिम तो मेजॉरिटी में है यहाँ, इवन जो हिंदूज हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं, उन तक को ये फेयर नहीं, ये डर नहीं है। तो ये बड़ी बात है, बिल्कुल एक आज़ादी के साथ वो रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुश्किल वक्त में ना अपनी जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं उसको भी समझना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त अजाब है। जो लोग इतनी टेंशन में है कि यार हमारे बच्चों को निकाल देंगे, बड़ों को, पेरेंट्स को निकाल देंगे। अच्छा, जो किसी भी काम से लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, जो बाहर गए हैं वापस आएंगे तो उनको एंटर नहीं होने देंगे। लोग तो जा नहीं रहे ना, इसी डर से लोग जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे लोग। जो गए में हो, बुजुर्ग गए में हो, मतलब सोचो बीवी बच्चे छोड़ के, अब हस्बैंड किसी काम पे गया, 5-10 साल से लोग रह रहे हैं, 10 साल से लोग रह रहे हैं, मुंतजिर हैं, उनको भी ये कहा जा रहा है कि उनको भी निकाला जाएगा। अगर जरा सा बेरडा में वो आ गए तो उनको निकाल दिया जाएगा। और वो जो हमने देखा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भाई, वहां पर फसादात हो रहे हैं, और ये फसादात बढ़ते जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है ये कंट्रोल जो इमिग्रेंट्स हैं, उनकी इलीगल इमिग्रेंट्स की भी, और जो लीगली भी गए हैं वहां पर उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी समझ नहीं आ रही कि वो चाह क्या रहे हैं। देखो, अगर आपको इलीगल इमिग्रेंट्स पे कुछ काम करना भी था तो आगे आने वाले लोगों के लिए सख्ती करें, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग सालों से वहां रह रहे हैं, पैदा वहां हुए हैं, आप उनको कैसे निकाल सकते हैं कि आप अमेरिकन है ही नहीं, निकले आप इलीगल हैं, ग्रीन कार्ड क्यों दिया फिर उनको? तो अभी इस वक्त तो बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन ये कि हम ये भी आगे चलकर बात करेंगे कि चाइना और अमेरिका के जो मुआहदा है उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं और क्या वो हो पाएगा। फिर अमेरिका और ईरान का भी एक मुआहदे से मुताल्लिक बात हो रही है और बड़ा एक दूसरे के खिलाफ थ्रेट भी किया जा रहा है। ईरान की तरफ से एक बयान आया उनकी वजारत खारजा की तरफ से। तो खैर हम बात करेंगे, लेकिन अपने दिफा की थोड़ी सी हमने बात करनी है जो कि मजीद मजबूत और मुस्तहकम होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। पाकिस्तान ने चीन से J-35 स्टेल्थ, ये सबसे लेटेस्ट है, J-35 5th जनरेशन इसको कहा जाता है, और J-500 अबाकस तैयारों और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निजाम की खरीदारी का इरादा जाहिर करने के बाद चीनी दिफाई कंपनीज के शेयर्स में जबरदस्त इजाफा हो गया। क्या बात है, अब हम जहां शॉपिंग करते हैं वहां लाइनें लग जाती हैं, उनकी किस्मत बदल जाती है, उनके शेयर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं जब पाकिस्तान डिफेंस के लोग एक तरफ शेयर्स गिर जाते हैं, क्या बात है, एक तरफ शेयर्स गिर जाते हैं,
जब Elite, वहाँ elite. तैयारे गिरते हैं और वो कहते हैं किनको हमने तैयारे दे दिए अपने, और दूसरी तरफ ये कि अभी डील हुई नहीं है और शेयर्स बढ़ और गए। बात ये कही जा रही कि if Pakistan forces want it, then it's a good product. बिल्कुल ऐसे ही है। Then it's really good if they हाँ जी। want it. तो हमें ये अच्छी खालिद बात चिश्ती है। साहब ने ज्वाइन किया, रिटायर्ड कॉमोडोर हैं। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा पहले तो ये जो अब थोड़ा सा आप बेहतर वजाहत कर पाएंगे ये J-35 स्टेल्थ, J-500 अबाकस तैयारे और ये HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम, थोड़ा सा नटशेल में बताइए हैं क्या ये और कितना हमारा दिफा और मजबूत मुस्तहकम होगा। पक्के नाम है, मुश्किल करते क्या है। थैंक यू वेरी मच नादिया और ज़ुहैर, आपका आपने इनवाइट किया। you. जी ये बिल्कुल थोड़े मुश्किल नाम आपने सही कहा है, लेकिन ये काम उससे भी ज्यादा अच्छा करते हैं जितने मुश्किल नाम है। ये स्टेल्थ जहाज बुनियादी तौर पर जो J-35 है, ये चाइना का सबसे लेटेस्ट स्टेल्थ जहाज है। और मैं आपके व्यूअर्स के लिए अब थोड़ी सी टेक्निकल की बात है, स्टेल्थ थोड़ी सी बेहतर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी बिल्कुल, मैं ये पूछना वर्ल्ड भी वॉर चाहती के थी कि बाद स्टेल्थ से क्या, जब मैंने से- वीडियो गेम में तो पता है मुझे वीडियो गेम में क्या होता है स्टेल्थ का मतलब, लेकिन ये जेट्स में स्टेल्थ का क्या मतलब है? जी ये जब वर्ल्ड वॉर में से पहले रेडार बने थे, जब से रेडार डिटेक्ट करना शुरू किया उन्होंने फाइटर जहाजों को, उसी वक्त से ये रेस लग गई थी कि अब रेडार से बचा कैसे जाए। 70s में 117 एक अमेरिका ने जहाज बनाया और ये रेस शुरू हो गई कि अब ये रेडार की जो शुआएं होती हैं, जो रेस होती हैं, ये कैसे वापस ना जाए रेडार के पास, जिससे ये जहाज रिपोर्ट हो जाता है कि फलां जगह पे जहाज है। तो ये नए जो जहाज डेवलप अब जो हो रहे हैं स्टेल्थ, उसका मतलब ये होता है कि जब रेडार की रेस इस पर पड़ती है तो ये वापस जो पेरेंट रेडार होता है उसको वापस नहीं जाने देता है, या उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है रेडार को, उसको रेस को, या डिफ्लेक्ट कर देता है। जिसका मतलब ये है कि वहां पे वो जहाज उनको दिखाई नहीं देता रेडार को, जो जमीन पे बैठा या कोई दूसरा फाइटर जहाज इसको लॉक करता है। और उसके तो सिस्टम्स ये पकड़ भी नहीं invisible हो पाएंगे, जाए। उनके मतलब उनके रडार्स नहीं पकड़ पाएंगे। जी, हाँ, नहीं, सैटेलाइट से भी पकड़ सकेंगे या नहीं? जी ये हर तरफ से किसी तरफ से भी इस पर जब रेडार का बुनियादी प्रिंसिपल ये होता है कि आपके ऊपर रेस फेंकी जाती है उस टारगेट जहाज पर, जब वो रिफ्लेक्ट होकर उस रेडार पे वापस जाती है तो ऑब्जर्व होती है, यानी कि ये जहाज मतलब इनविजिबल होगा करता है जब रेस को। तो हाँ जी, ये क्योंकि रेस को वापस नहीं जाने देता उस रेडार के पास, ये डिफ्लेक्ट करता है, या पेंट ऐसा स्पेशल इस्तेमाल होता है कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उनको ये खबर ही नहीं होती कि यहाँ कोई चीज है। यानी ये पहला असूल स्टेल्थ का ये ज्यादा। अच्छा, स्टेल्थ यही नहीं रुका, ये जैसे मैंने कहा वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ, फिर ये अमेरिका ने सबसे पहले 2005 में एक जहाज सबसे पहले बनाया F-22 रैप्टर के नाम से। ये तकरीबन 2005 में अमेरिका ने इंडक्ट किया, फिर 2015 में उन्होंने F-35 लाइटनिंग के नाम से इम्प्रूव किया। लेकिन रशिया चाइना भी पीछे नहीं रहे, रशिया ने तकरीबन 2020 में और चाइना ने 2017 में दो अपने अपने जहाज बनाए। रशिया ने बनाया था Su-57 और चाइना ने बनाया था J-20 पहले। J-35 जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उससे पहले J-20 बनाया था जो स्टेल्थ फीचर्स के साथ था। अब ये फीचर सिर्फ यही नहीं होते कि इसकी इंटीग्रेशन होती है इसकी पायलट के साथ, वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाह रहा। ये इंटीग्रेशन बड़ी जबरदस्त होती है। आजकल तो नए जो जहाज आ रहे हैं उनमें AI यूज हो रहा है, यानी पायलट को AI हेल्प करता है ओरिएंटेशन करने के लिए। अब कमिंग बैक टू ये जो पाक फिजाइया के पास ऑलरेडी चाइना का जितना इक्विपमेंट है, और आपने बिल्कुल सही इंट्रो में कहा कि जो हम यूज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो एक किस्म का फ्लैगशिप एयरफोर्स बन गए हैं कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो अपग्रेड चली जाती है, दुनिया उसकी कदर करना शुरू कर देती है, शेयर ऊपर चले जाते हैं, और जो मेरे अक्रॉस द बॉर्डर दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं उनके शेयर्स भी डाउन हो जाते हैं, कंपनियां भी पैरिस होती हैं, और ऑब्वियसली उनका बिजनेस के ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं, जो राफेल वगैरह के केस में आपने देखा हो रहा है। सही। अब ये जो J-35 है, ये बुनियादी तौर पर ये चाइना में भी फुली उस तरह चाइनीज एयरफोर्स ये इतना लेटेस्ट है कि चाइना की अपनी एयरफोर्स में भी अभी फुली ऑपरेशनल इंटीग्राइज नहीं हुआ। तो यानी दुनिया में सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के पास ही होंगे अभी। एब्सोल्युटली जी। और J-10C जो इससे पहला जिसने ये सारे जहाज 6 के 6 मारे हैं, जो पाक फिजाइया ने ऐलान कर दिया है, वो भी पाकिस्तान पहला मुल्क था जो चाइना से लेने के बाद, और पहला मुल्क था जिसने J-10C को भी कॉम्बैट में इस्तेमाल किया और 6 किल्स यानी 6 शूटिंग की, 6 राफेल और प्लस दूसरे जहाजों की शूटिंग। अच्छा सर, मुझे यहाँ से मुझे याद आया, ये कम बात हुई है थोड़ी सी, जो राफेल हमने शूटिंग की तो हमारा दिफाई जो निजाम यानी जो रडार सिस्टम था, ये इसकी वजह से सर है ना। और वही बात कि वो भी स्टेल्थ के जबरदस्त तैयारे थे, तो वो हमने उनको कैसे इंटरसेप्ट किया, कैसे पकड़ा? अगर मतलब नहीं ये पकड़े जाते तो हमने कैसे पकड़ा है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो अभी मॉडर्न वॉरफेयर होंगी और पाक फिजाइया की लीडरशिप ने हमेशा से ही, और पर्टिकुलरली प्रेजेंट लीडरशिप ने बहुत पहले भाप लिया था कि आने वाले वक्तों में जहाज वो एयरबोर्न सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जैसे सोवियत यूनियन इस्तेमाल करता था कि जहाज हवा में गनरी होती है, ये अब गनरी नहीं रहेगी, ये इंटीग्रेटेड
मल्टी डोमेन ऑपरेशन होता है, जिसका मतलब है कि एक जहाज सिर्फ नहीं लड़ता। जैसे मैं सिंपल करना चाहता हूँ कि फुटबॉल के मैच में अगर एक खिलाड़ी आखिर में गोल करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला गोल कर सकता था। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, डिफेंस को बीट करते हैं, कवर करते हैं, तब जाके गोल होता है। तो हमने ये शुरू दिन से ये रियलाइज किया है पाक फिजाइया ने टेक्नोलॉजिकल एज का। मल्टी डोमेन में एक्सप्लेन करता चलूं, इसके अंदर जो अवैक्स आप बात कर रहे थे, हमारे पास थे, चाइना के भी हैं, दूसरे भी हैं, स्वीडन के भी हैं। और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि जैमर्स हमारे पास थे, एयर सैटेलाइट और साइबर कमांड फोर्स हमारी एक्शन में थी। तो ये सारे मिलकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके जरिए दुश्मन के जहाजों, उनके पायलट्स के जहनों में एक डिग्रेडेशन हो जाती है ओरिएंटेशन की। डिग्रेडेशन का मतलब यह है कि उनकी समझ बूझ कम हो जाती है, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मुझे कौन मारने वाला है, मैं किसको ऑफेंस कर सकता हूँ, किसके खिलाफ डिफेंड कर सकता हूँ। यानी कि आपकी थोड़ी सी अकल, जिसको कहते हैं ना समझ बूझ की सलाहियत, बिकॉज ऑफ रॉन्ग इनपुट जो आपको दी जाती है, जो इंड्यूस की जाती है, पाक फिजाइया की तरफ से की जा रही थी, उनकी कम्युनिकेशन कम की जा रही थी, स्लो डाउन की जा रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन डाली जा रही थी उनके, जिससे उनका कॉन्फिडेंस चेक हो जाता है दुश्मन पायलट्स का। और जब ये हो जाता है तो तब ये हमारे तैयार इंटीग्रेशन करके अब उनको लॉक करते हैं। जब उनकी उस तरह की ओरिएंटेशन नहीं होती जो होनी चाहिए, आइडियल है, तब जाके पाक फिजाइया ने ये जिसको मैंने कहा जॉइंट ऑपरेशन किया और मल्टी डोमेन सिनेरियो क्रिएट करके उनके इर्द उनको जाहिर है समझ बूझ, जब हमें लगा कि उनकी ओरिएंटेशन कम है तो ये हमला किया गया था। बहुत जबरदस्त सुपर ऑब्वियसली हमला था जब हमने किया है। माशाल्लाह। तो सर हमने कितने वैसे ये जो नए एयरक्राफ्ट हैं, ये हम लोग कितने वैसे खरीद रहे हैं? अभी ये पाक फिजाइया फाइनल नहीं हुआ जी, ऑफिशियली भी डिस्क्लोज नहीं हुआ कि हम कितने लेने जा रहे हैं। अभी तो वो हिंदुस्तान हमारे पिछले जहाज ही गिनकर परेशान है कि इन्होंने सिर्फ एक स्क्वाड्रन था J-10C का, तकरीबन 20-22 जहाज होते हैं एक स्क्वाड्रन के अंदर, उन्होंने ही हिला के रख दिया पूरी हिंदुस्तान के 85 जहाजों को, और ऑब्वियसली सबका कॉन्फिडेंस चेक कर दिया और हर टाइप का जहाज तबाह किया। ये भी नोट करें कि सिर्फ राफेल नहीं किया, SU-30 किया, मिराज 2000 किया, MiG-29 किया, यानी हर टाइप का जहाज टारगेट किया। ये नहीं कह सकते थे कि हमारा तुक्का लग गया था, एक जहाज को मारा। तो हर टाइप का जो हिंदुस्तान का फ्रंट लाइन जाता। और ये मैं आपको बताता चलूं, बात दूसरी तरफ ना चली जाए, हिंदुस्तान के पास इस वक्त दुनिया में 10 जो बेहतरीन फाइटर जहाज हैं, 10 टॉप दुनिया के जो हैं, उसमें से 4 हिंदुस्तान के हमने मारे हैं, जो 4 थे उनके पास। ये कमाल की बात है। और अब हर मुल्क जो बनाने वाला है, क्योंकि फ्रांस भी था और रशिया भी है, वो सोच में पड़ गए हैं कि हमने क्या कहाँ एम्प्लॉयमेंट गलत की। मुझे सर ये बताइए, जो J-35 स्टेल्थ हम ये जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये तो चाइना है और के पास है और हम भी ये टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। यूएस के पास इसके मुकाबले का कौन सा जहाज है? यूएस के पास 2 जहाज हैं, F-22 रैप्टर और F-35, जो उन्होंने 2015 में और 2005 में इंडक्ट किए थे उस वक्त। और ये जहाज इससे टेक्नोलॉजी में ज्यादा सुपीरियर है, आपको लगता है यूएस के जहाजों से? मैं इसलिए कह सकता हूं कि सुपीरियर ओवरऑल होगा स्टेल्थ फीचर्स की वजह से कि वो उन्होंने 2015 में लॉन्च किया था और उसके बाद अपग्रेड नहीं किया। उनकी एक एक्सपोर्ट वर्जन है, ये भी ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका एक्सपोर्ट वर्जन लोगों को देता है, जो खुद इस्तेमाल करता है वो नहीं देता। लेकिन चाइना से जो इंशाल्लाह हमारी डील होगी, हमें वो मिलेगा J-35 जो चाइनीज एयरफोर्स खुद इस्तेमाल कर रही है। जैसे हमने PL-15 मिसाइल जो J-10C पर लगा था, जिसे दुश्मनों अभी निशाना बनाया, वो हमें बेहतरीन वर्जन मिली थी। और वो वर्जन चाइना किसी और को भी नहीं मेरा ख्याल देगा, ये सिर्फ हमारे और उनके लिए इस्तेमाल के लिए मेरा ख्याल। एक्सीलेंट। अच्छा, इसके बारे में लेने के बाद तो जी, इसके बारे में और मतलब इतना ओरिजिनल वर्जन किसी और को नहीं देंगे वो, हमारे लिए जरा। अच्छा, ये सब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये जो खबर आई है कि पाकिस्तान ले रहा है, तो ये जो एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है वहाँ चाइना की, उसके एसेट्स की कीमतों में 10% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और दीगर दिफाई कंपनीज के जो शेयर्स हैं उसमें 15% तक इजाफा देखा गया इस खबर के बाद। तो ये बड़ी एक, देखिए स्टेल्थ एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे मुल्क और भी काम कर रहे हैं। जापान काम कर रहा है, इटली, यूरोप काम कर रहा है, और खासतौर पे हमारा दोस्त टर्की बहुत काम कर रहा है। कान एक जहाज है KAA, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। सारे मुल्क इस पर जाहिर है डिस्परेट है, लेकिन क्योंकि चाइना का टेस्ट हो गया, आपने नोट किया होगा कि रिप्यूट इतनी है, हम कॉम्बैट टेस्ट, चाइना जहाज बहुत अच्छे बनाता है। लेकिन आपके व्यूअर्स को मैं इंटरेस्टिंग बात ये बताता चलूं कि 1966 में जब हमने चाइनीज जहाज लिया था, उस वक्त चाइनीज की ये अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि पाक फिजाइया में उसके बाद F-16 आए, मिराजेस आए, तो हमने बहुत फीडबैक दिया चाइनीज को कि ये जो जहाज आप बना रहे हैं दुनिया में रेलेवेंट आप नहीं रहे, आप टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं, आप रेडार इंप्रूव करें। तो हमने भी रेसिप्रोकेट किया। आपके व्यूअर्स को मैं प्राइड के सेंस में बता रहा हूँ कि हमने पे बैक किया, उनको गाइड किया। हमारे इंजीनियर टेक्नीशियन वहाँ बहुत साल रहे चाइना में,
और स्पेशली JF-17 थंडर जो हमने बनाया जॉइंट वेंचर, उसमें भी हमने बहुत इंप्रूवमेंट्स चाइना को वेस्टर्न इक्विपमेंट और जहाजों से इंस्पायर होकर उनको मोटिवेट किया कि आप भी आपकी मौजूदगी का फायदा उठा, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट बहुत हो रहा है। इसकी ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना, इसमें थोड़ा सा मैं और इंटरेस्टिंग। ये जो डिसेप्शन होता है, ये डिसेप्शन कैसे करता है स्टेल्थ? यानी कि अगर मिसाइल ठीक है ट्रैक एंड ट्रेस हो गया, किसी ने ट्रेस कर लिया उसको, तो वो डिसेप्शन के लिए क्या इस्तेमाल करता है, क्या उसके अंदर सलाहियत है? देखिए, डिसेप्शन तो वो काउंटर जैमर्स होते हैं, लेकिन ये जहाज क्योंकि पिक नहीं होता। एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताता चलो, क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं आपको इंटरेस्ट बात बताता करूं कि इसमें सारे जो फ्यूल के टैंक्स, आमतौर पे देखा होगा आपने, टैंकियां जहाजों के नीचे बड़ी बड़ी गोल सी मिसाइलों टाइप लगती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्यूल टैंक्स होते हैं मोस्टली बड़े बड़े, और वेपन्स भी बैली के नीचे या विंग्स के नीचे जहाज मोस्टली ले जाते हैं। इसके अंदर वेपन्स भी बाहर नहीं ले जाए जा सकते, क्योंकि वो फिर रेडार से टकराकर अपनी रेस का पता दे देंगी कि यहाँ पे कुछ है। वो भी बैली के अंदर छुपाए जाते हैं, यानी उसको बंद किया जाता है। फ्यूल भी अंदर होता है और वेपन्स भी अंदर होते हैं। जब आपने ड्रॉप कर रहे होते हैं तो वो बैली खुलती है, वहां से आपके बॉम्ब सारे ड्रॉप होते हैं, ताकि दुश्मन के जहाजों और रेडार्स को भी पता ही ना लग सके कि यहाँ कोई वेपन से भी, जितना भी जानो उतना मजा आता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहती हूँ एयरफोर्स की, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की बात आती है ना, चेहरा हट आता है। इतना अच्छा, इतना प्राइड और फखर। अच्छा, अभी थोड़ी देर में हम शो में आपको बताएंगे, ईद पे 2 फिल्में रिलीज हुई जी, दीमक एंड लव गुरु। तो अब जब रिलीज हो जाती है तो उसके बाद जानना होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, लोगों को कैसी लगी फिल्म, क्योंकि अभी ये लगी रहेगी। तो ईद के बाद अगर अब आप वो जो ना रश को अवॉइड करने के लिए अब जाना चाहते हैं तो जाएं या ना जाएं। अब रिपोर्ट की, अच्छा कुछ लोग इतना होता है रिपोर्ट का वेट करते हैं, कैसे अच्छी है नहीं है, टाइम वेस्ट है, पैसा वसूल है, फिर जाएंगे। तो एक थी रोमांटिक कमर्शियल फिल्म और दूसरी थी हॉरर सीरियस ड्रामा, फैमिली ड्रामा फिल्म। तो कैसी रही दोनों फिल्में, ये बताएंगे। लोग ड्राइड अप हो गए थे ना नादिया, थोड़ा सा, यानी मूवीज लग नहीं रही थी शायद, ये दोनों काफी अरसे बाद लगी है ना। पिछली ईद पे तो कितना ज्यादा फिल्में थी और एक से कंपटीशन पे थी कि कौन ज्यादा बुरी है, और जल्दी से लगी है, जल्दी से उतरी है। और इस बार 2 लगी है सिर्फ ये। और इस वक्त जरूरी बहुत है कि देखिए, वी मस्ट सपोर्ट आवर फिल्म्स, और एक जवाब जाता है इंडिया को कि जी हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारी अच्छी फिल्में बन रही है, हमारे लिए काफी हैं। और ये फिल्में यहाँ देखो, इनका रिकवर करना, अच्छा बिजनेस करना बड़ा जरूरी है। किया है वैसे मैंने, अभी खैर डिटेल से बात नहीं, ब्रेक लेना हमने। बिल्कुल, दोनों फिल्में तो वो कैसी रही हम उस पर बात करेंगे। फिर इसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके ऊपर जो है टैक्स लग रहा है, कितना टैक्स लग रहा है उस पर हम बात करेंगे। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इस बजट में ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है, मुझे तो लग रहा है सही खबर है, लेकिन फिर भी खबर है भाई, टैक्स रेट में इजाफा हो रहा है, ब्रॉडन हो रहा है टैक्स रेट, नहीं, और देना चाहिए, क्योंकि यूएस में जो व्यूज आ रहे हैं, हम सब दुनिया के जो यूट्यूबर्स हैं वहां 33% यूएस के व्यूज का टैक्स तो दे ही रहे हैं, ऑटोमेटिकली कट होके आ रहा है। लेकिन यहाँ आप कैसे नजर रखेंगे कि किसी यूट्यूबर ने कितना बनाया, किया? उसके लिए एक सिस्टम चाहिए। पीआर, प्रमोशंस, कोलैबोरेशंस का तो नहीं यहाँ पर ट्रैक रख सकते, लेकिन यूट्यूब से उनको कितनी इनकम हुई कैसे पता चलेगा? नहीं, तुम बताओ कैसे पता चलेगा? 5 4 I know you know counting, but answer. I need an answer. ब्रेक के बाद इसके बात करेंगे। नहीं, कैसे पता चलेगा उनको? वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्ट्रेट हम जंप करते हैं टू द फिल्म वर्ल्ड। ईद पे 2 फिल्में, लव गुरु एंड दीमक। ज़ोहेब ने कोई भी नहीं देखी। आपने देखी? नहीं, अभी नहीं, हम दोनों ने इस वीक बिल्कुल इरादा है कि देखूंगी। मैं रिव्यूज वगैरह देख रही हूँ, मैं जरा फीडबैक ले रही हूँ लोगों से कि कैसी है। मैं भी ऐसे ले रहा हूँ ना, सिनेमा जाने के लिए पहले देखना पड़ेगा कैसी मूवी है। मैं कहा थोड़ा सा रश इनिशियल निकल जाए, लेकिन फिर भी इस वीक तो पक्का प्लान है। लेकिन मूवीज कैसी चल रही हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको देखनी चाहिए नहीं, बिजनेस कितना किया, वो हम खुरम सुहेल से पूछेंगे, फिल्म क्रिटिक है। मैं थोड़ा सा बताया था ना ईद उल अज़हा पर, ये जो लव गुरु है पाकिस्तान से 12 करोड़ कमाए और बैरून मुल्क से 15 करोड़ रुपए कमा लिए। हमारे पास आगे नंबर्स, ये आगे नंबर्स आगे, बड़ा तेज है भाई। तो ये हो गया 12 करोड़, यानी करोड़ों में हमारी 15 करोड़ बाहर और 12 करोड़ पाकिस्तान में। लेकिन ये जरूर जहन में रखें कि ये फिल्म बनी भी बहुत महंगी है, इसकी मार्केटिंग बहुत महंगी हुई है दुनिया भर में, तो इसकी रिकवरी के लिए काफी सारे करोड़ चाहिए होंगे। जी खुरम से पूछते हैं। फिर भी खुरम सुहेल ने हमें ज्वाइन किया। खुरम बहुत शुक्रिया वक्त दिया। ये बताएं भाई, कैसा रिस्पॉन्स रहा इन दोनों मूवीज का, लव गुरु का भी और ये भी? जी देखें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, फिल्म को रिस्पॉन्स जो है इतना अच्छा मिला, मैं सच बात है इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। हाउसफुल था। पहले दिन मुझे खुद टिकट नहीं मिली, दूसरे दिन भी मिली तो जो है जिसे कहना चाहिए कदम पैर रखने की जगह नहीं थी। सारे शोज हाउसफुल थे। तो आप अंदाजा करें ये आप किसकी बात करें? लव गुरु की? लव गुरु की बात। अच्छा, लव गुरु, ठीक है।
जी, दीमक दीमक को भी अच्छा रिस्पांस मिला। मैं दोनों फिल्मों का, लेकिन चूंकि मैंने फिल्म लव गुरु देखी तो मैं उसका आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ कि लाइनें लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था पुराना दौर अचानक से लौट आया है, वो हमारा फिल्मी दौर, खिड़की तोड़ रश था। सही है। और खिड़की तोड़ तो था, मूवी कैसी थी ये तो आप बताएं ना। वो तो ठीक है, रश था। मूवी बहुत अच्छी पैसा थी। वसूल। मूवी बहुत, देखिए एक जो फुल पैकेज, एक एंटरटेनमेंट पैकेज होना चाहिए, फिल्म बिल्कुल वैसी थी। और मैंने बतौर फिल्म क्रिटिक ये बारहा कहा कि देखिए हमारे सिनेमा को इस वक्त जरूरत है कि हम सपोर्ट करें उसको, और बहुत ज्यादा कमर्शियल फिल्मों से तवक्कुआत ना रखें कि वहां आपको कोई क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा उस तरह से मिलेगी। तो लिहाजा एक अच्छी इंटरटेनमेंट पैकेज था। ईद पर जैसी हल्ले गुल्ले वाली फिल्में चाहिए वो वैसी फिल्म थी। कुछ उसमें बारीकियां और खामियां या कमियां तो होती हैं हर फिल्म में, इसमें भी थी। लेकिन खुशी इस बात की है कि एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म थी, प्रोडक्शन डिजाइन बहुत देखिए जोरदार जो था, बात बहुत है ना खुरम, अच्छा आप था। कितना भी क्रिटिसाइज करें, हुमायूं सईद और जी। माहिरा जो हैं ये क्राउड पुलर्स हैं हमेशा से, बिल्कुल आज है। भी, कि इनके लिए लोग जाएंगे सिनेमा, इनके लिए टिकट खरीदेंगे और इनको देखेंगे। यानी इस फिल्म बात को स्टार्स मानना का जो है चाहिए। ना, 10 एक साल बाद, concept, हाँ। बिल्कुल 10 ठीक साल है। बाद इनकी ये फिल्म आई तेरे बिन। 10 साल पहले इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी थी, उसके 10 साल, एक डेकेड का गैप है, दोबारा ये स्क्रीन पे इकट्ठे हुए लोग। और और मुझे बताएं उसमें- इंटरवल के बाद या फिर उससे पहले, यानी बाद में थोड़ी सी ड्रैग हो गई, या ये भी ये जरा होता है कहना। जनरली फिल्म्स के critic, साथ, हाँ। इंटरवल से पहले स्लो थी या देखिए- बाद में स्लो हो गई। नहीं, फिल्म जो है वो ड्रैग सच नहीं हुई, क्योंकि लोकेशंस इतनी खूबसूरत थी कि वो आदमी उसमें खो जाए। म्यूजिक लगातार एक के बाद एक गाना भी आ रहा था और कॉमेडी भी हो रही थी। अच्छा, और दूसरी अलबत्ता बहुत सी वासिल एक्ट्रेसेस चौधरी- की ना उनकी वो जो क्या कहते हैं गेस्ट अपीयरेंस थी बहुत सारी एक्ट्रेसेस की, तो आपको बहुत आर्ट जी, जी। स्टार्स मिले हैं इसमें मूवी में। ये हाँ बड़ी अच्छी बिल्कुल, बात वो है। भी गेस्ट अपीयरेंस भी थी। लेकिन ये है कि वासे चौधरी को ये जरूर मेरा मशवरा है कि अगर वो फिल्म लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि करंट अफेयर्स की जुगते उसमें ना डालें, फिल्म को फिल्म की तरह से सही लिखें है। ताकि और उसमें मजा पैदा वो असल में लेकिन वहां से वो- शो कर करके थोड़ा सा वो वाला शो उन्होंने किया ना, तो वो आ रहे हैं वही उन्होंने अपना शो चला दिया तो ये फिल्म के अंदर कितना भी। आपको लगता है ये कितना बिजनेस करेगी, क्योंकि इंटरनेशनली भी बड़ी अच्छी ये इसकी बहुत मार्केटिंग बिजनेस हुई है, करेगी, क्योंकि ये है ना, देखिए 100 करोड़ हमारी तो करेगी। पब्लिक फिल्म देख 100 करोड़ नहीं लगता मुझे, लेकिन मेरा ये दिल अपनी कहना। लागत से 2-3 गुना ऊपर जाएगी। ये 25-35 करोड़ में बनी है, तो अगर ये फर्ज करें ये 50, 70, 80 करोड़ तक भी जाती है तो समझ लें बड़ी बात। सक्सेस है। बड़ी बात अच्छा, है, और और ये दूसरी तरफ बिल्कुल encouragement एक है दूसरी ऑपोजिट फिल्मों मूवी के लिए। दीमक। दीमक की बिल्कुल रिपोर्ट है यानी कोई? दीमक देखिए, रिपोर्ट क्या है उसकी? दीमक बहुत अच्छी, जी बहुत अच्छी फिल्म है दीमक भी। ये चूंकि नदीम बेग ने बनाई, इसके डायरेक्टर लव गुरु के नदीम बेग थे, दीमक के डायरेक्टर राफे राशदी हैं। और राफे एक बहुत संजीदा पढ़ा लिखा फिल्म साज है जो बाहर से फिल्म पढ़ कर आया, और हमारा नई नस्ल में एक नुमाया डायरेक्टर है, और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपने इस टॉपिक को एड्रेस किया, इस पर बड़ा काम किया। और आपको बताता चलूं, मजे की बात है कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं सैयद मुर्तजा मुराद। अली मुराद मुराद, जी। वो परवीन शाकिर के बेटे हैं। जी, आप हमारे बताइए, शो पे आए परवीन थे, शाकिर के ईद पे बेटे ने स्पेशल पहले हुआ था। प्रोड्यूस किए। लेकिन खुरम और अच्छी बात मैंने मैं इस- बताऊं, दीमक की जो अच्छी बात है कि इसकी कहीं आपको तनकीद नहीं मिलेगी सोशल मीडिया पे। लोग जी, तारीफ ही बिल्कुल, कर रहे तारीफ कर हैं, रहे हैं। तनकीद कहीं नहीं है, बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। अच्छा, अब इसके कंपैरिजन में आप इंडिया में देखें कि जी सुपरस्टार्स, जी। मेगा मेगा हजारों करोड़ों की बजट की हाउसफुल 5 रिलीज हुई इन, और पहली दफा 2 वर्जन्स में, कि अगर आप ए पार्ट बिल्कुल। देखेंगे तो इसका मर्डर कोई और होगा, क्लाइमेक्स और होगा, पार्ट बी देखना चाहेंगे तो उसकी एंडिंग कोई और होगी। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत बड़ा ना कोई एक्सपेरिमेंट किया कि ओहो। और ऐसी बुरी फिल्म पिटी है कि अक्षय कुमार खुद जब जाके मास्क पहन के रिव्यू ले रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं अच्छा, उस फिल्म flop को हो गई उसके movie? सामने। जी। फ्लॉप नहीं हुई, फ्लॉप तो एक फिर भी तमीज का लफ्ज है, पिट गई, पिट गई। अच्छा, इतनी बुरी बंद चली है। गई। और उनका अब आप मीडिया देखिए ना। इतना चीख रहा है कि आप लड़कियों को सिर्फ जी। ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनकी नुमाइश करते हैं, और कुछ नहीं फिल्मों में होता, और घटिया जोक्स, और इतने सारे आर्टिस्ट के साथ ये बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा तमाचा है उनके ऊपर। और हमारी फिल्में ऑन द बिल्कुल, अदर अब- हैंड आर डूइंग सो अब ये वेल। दीमक, मैंने दीमक के लिए एक जुमला बोला था नादिया, आपको जी। बहुत खुशी होगी, वो ये, और जोहेब आपको भी अच्छा लगेगा कि दीमक को देख के मुझे पीटीवी का सुनहरी दौर याद अच्छा। आया कि जो है
जो एक्टिंग परफॉर्मेंस मार्जिन हमारे एक्टर किया करते थे, समीना आपा ने बहुत अरे उनको जबरदस्त तो काम किया, ऐसी फैसल appreciation कुरैशी मिली ने है। क्या काम किया। बिल्कुल वाह। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम सबका, समीना आपा का और तो दीपक outstanding। देखिए एक चीज मुझे भी लगी है एज अ व्यूअर, यानी जब हम भी मूवीज देखते हैं वो एक स्टैंडर्ड उसका विजुअली वो लग रहा था जैसे कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मूवी थी, जो कि मिसिंग बिल्कुल, होता है हमारे पास। बिल्कुल। वो ड्रामे टाइप लगती है मूवीज, लेकिन वो उसमें ये नहीं आ रहा बिल्कुल। था। और लव गुरु में सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगा नदीम बेग साहब को, वो बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं और हुमायूं सईद भी हमारे किसी तरह से कम नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा मुझे अगर इंस्पायर किया है लव गुरु में तो वो हुमायूं सईद ने किया है। अरे वाह, इतना शानदार उन्होंने काम तो बस किया, यानी फिर चीजें मौज की, करा लेकिन रहे हैं बस- आ तेनू मौज कराना ठीक हो रहा है, मौज हो रही है। बिल्कुल, वो लोगों भी- ने बड़ा वो पश्तो भी- सॉन्ग भी को भाई। बहुत पसंद किया है, पश्तो और बीच सॉन्ग में बहुत जो जबरदस्त है गेस्ट उसमें। अपीयरेंसेस हैं वो लोगों को बड़ी पसंद आई हैं, गाने बहुत जी। अच्छे हैं, बाकी इट्स बस नदीम बेग साहब को ये मशवरा है कि थोड़ा इंडियंस जे इंस्पिरेशन से बाहर आ जाए, वो इंडियन इंस्पिरेशन जगह जगह नजर यानी आ वो रहे हैं। फ्रेम्स उनके नजर काम आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारी कहाँ- हर कहाँ मूवी में लगा? नजर आता है, ये कहाँ वही पूरा- फ्रेम्स कॉपी जी। पेस्ट नजर आ रहे होते हैं, तो इसमें लेकिन शायद कहाँ जगह आपको हाँ, ज्यादा ये- लगा कि ये यहाँ इससे मुझे बाहर थोड़ी निकलना हो। किधर खुरम, कहाँ किस जगह नजर आया बताएं। मतलब मिसाल के तौर पे अब जैसे एक जगह क्लाइमिक्स दिखाया है जहां जो है वो हीरो हीरोइन से अलग हो जाता है, तो अब वो वहां जो वो पूरा 2-4-5 मिनट का उन्होंने उसकी सैडनेस दिखाई है, वो पूरी दिल चाहता कि कॉपी फ्रेम मार दिए। आमिर खान ने दिल चाहता है मैं सिडनी में समंदर के किनारे जो कर रहा था वो यहाँ भाई साहब लंदन में दरिया के किनारे कर हाँ, रहे वो थे। कल हो ना हो हमारे- दिल चाहता है, और ये DDLJ इस तरह की हाँ। फील आती है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, देखिए, पता क्या नदीम हमारे बेग ऊपर बहुत उसका अच्छे असर भी तो डायरेक्टर है ना, सालों से हम हाँ, मूवीज असर- को देखते आए हैं, अच्छी मतलब देखिए फिल्में भाई, जब हम हम सब- जब अच्छी फिल्में बनती थी तो हम शौक से देखते भी भाई थे, देखें, लेकिन अब तो बिल्कुल। वो अच्छा मजे की बात है बॉलीवुड वाले खुद भूल गए कि वो फिल्में बनाते कैसे थे। अब वो हमारी भूल गए, फिल्में हमें देखेंगे उनके- कि यार हमें- भूल गया है, हम सीखते हैं कि फिल्में बनती कैसे थी। बहुत शुक्रिया खुरम, थैंक यू सो मच। अच्छी बहुत फीडबैक है हाँ, कि बहुत अच्छा बोथ feedback, फिल्म्स दोनों आर का। डूइंग वेल। और मुख्तलिफ है बिल्कुल दोनों मूवीज, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की मूवी है, तो लोग ये नहीं जाकर देख रहे हैं। और अगर दीमक है बहुत तो वो कम भी कोई देख रहे हैं। क्रिटिसिज्म मैंने कोई, क्योंकि ये भी एक जरूरी बात होती है कि अगर बुरी फिल्म हो तो दबा के क्रिटिसिज्म आता है, तो इंटरनेशनली भी कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग देखने गए हैं, कितनी बड़ी बात है। तो दोनों फिल्में जो हैं पाकिस्तान के लिए जो है ये ऐसा नहीं लग रहा है कि खुशखबरी किसी है। इन्वेस्टर ने आके कहा कि वन सिंगल डे वो कप है, उसने कहा ओ जी मूवी ऐसी बनाने हैं, और एलो सुना पैसे, कि मौला ये जट- वाला गेम नहीं लग मौला रहा। जट के मुकाबले पे आ रही है इसकी अर्निंग्स, कह रहे हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था। लेट्स सी कि अभी आगे आने वाले दिनों में फिल्म और कितने पैसे कमाती है, क्योंकि जरूरी है अच्छी फिल्म भी हो, पैसा भी कमाए, दोनों चीजें, बिल्कुल एक से काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब हम ओके, हाँ जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी उस पर हम बात करेंगे। यूट्यूबर्स के ऊपर अब टैक्स लगेगा। मैं भी एक यूट्यूबर हूं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि फिर कैसे पता चलेगा कि अर्निंग्स क्या हैं, कि एनालिटिक्स आप शेयर करेंगे, ये वसूल कैसे होगा कि FBR के जरिए कोई सिस्टम ऐसा बनाया है कि FBR जैसे हमारी होता है ना कि सैलरी पर एट सोर्स कट जाता है टैक्स, और पता चल जाता है कितनी अर्निंग है, मतलब या अगर फिर खुद जमा profit कट कराएंगे तो जाता है। झूठ होगा, खुद हाँ, जमा ये कराएंगे देखना तो पड़ेगा झूठी कि इसका चीजें जाएंगी। mechanism क्या है, क्योंकि पहली दफा ये हो रहा है, ये उनको टेक्स नेट से जी। पहली दफा लाया जा अब रहा है। यूएस तो पता system टैक्स क्या लेता है हमसे, हाँ। हर व्यू पे जो यूएस में हो रहा है, हर दुनिया भर के यूट्यूबर से 33% तकरीबन उसके आसपास टैक्स देते हैं हम, लेकिन वो ऑटो कट के वहां से आता है, यहाँ से कैसे यही मैं कह रहा हूँ काटेंगे? ना कि एट सोर्स कटेगा, या आपको देना पड़ेंगे अपनी बुक कीपिंग जो होती है, पूरा दिखाना पड़ेगा कि आपकी बैलेंस शीट क्या है, कितना अर्न किया क्या नहीं, तो वो सिस्टम क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। Keep watching, good morning. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात करेंगे अब YouTube अर्निंग्स की, रेवेन्यू, एनालिटिक्स। जी हाँ, आपको शेयर करने पड़ेंगे अब आपके एनालिटिक्स, बताना पड़ेगा कि कमाई हुई कितनी। अभी हुई जितने सालों से भी हम YouTube कर रहे हैं, मैं तो 16 से कर रही हूँ, अब तो खैर इतना एक्टिव नहीं हूँ, पहले ही बता दूं, मेरे पीछे ना पड़ना। तो अर्निंग्स मेरी बहुत कम हो गई है क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ ऑन माय नहीं, लेकिन कुछ भी YouTube earnings है चैनल। आपकी, लेकिन tax कुछ पहले लोग कोई नहीं देता था। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं और जो चैनल्स हैं वो बहुत कमा रहे हैं। तो जिस तरह यूएस टैक्स लेता है, तो पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि जी हमें अपने इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब चैनल्स पे टैक्स लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बताया क्या जा रहा है कि percent 3.5% जो है ना टैक्स आयद करने का रिकमेंडेशन है। हाँ जी। और इससे ये भी बताया गया कि कौमी खजाने को 52.5 अरब रुपए बस का फिर ठीक है, इजाफी- ये अदनान फैसल से पूछेंगे। अदनान, क्या आप तैयार हैं इतने अरब पे करने के लिए? कैसी है नादिया, आप खैरियत से ठीक है? मैं ठीक क्या हूँ। हाल है? आप लोग कमाल कर रहे हैं।
छाए में हर जगह पे, सोशल मीडिया पे भी, ब्रॉडकास्ट मीडिया पे भी सही तरह छाए में। मजा आ रहा है आप लोगों को देख के। बस एक अदनान मुझे शो पे बुलाता है, मैं कहती हूँ मैंने और वायरल नहीं होना, बस हो गया। आपको तो मैंने बुलाना है, आप आएंगे जरूर मेरे पास। आज मैं आपके आऊंगी, पास मेरे पास आऊंगी जरूर, किसी आप दोनों को साथ पॉडकास्ट बुलाऊंगा इस पे, दफा। ये मैं वादा चलिए, कर रही ठीक हूँ है, यार, good हो जिस पॉडकास्ट पे जब भी आऊंगी इट विल बी योर्स। चलें यार, ये तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, बिकॉज आई लव योर भाई पॉडकास्ट। मतलब कोई परेशानी है, कोई नींदें उड़ी है या फिर नहीं, टैक्स लगने जा रहा है? देखिए, नींदें तो जरूर उड़ी है थोड़ी सी अगेन, लेकिन ये नींदें उड़ना बहुत जरूरी थी। बहुत मजे किए हम लोगों ने, सबने, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर, सबने बहुत मजे किए हैं। तो ये नींदें उड़ना थोड़ी जरूरी थी, और अगर थोड़ी सी मुशावरत हो जाती गरीबों के साथ, सबके साथ मिलके, तो मामला थोड़ा बेहतर होते। लेकिन अगेन, जो भी किया है भलाई के लिए किया होगा, मेरे ख्याल में अब देना चाहिए। अभी हाई टाइम है कि हम सबको भी इस सिचुएशन के अंदर बीच में सबको आना चाहिए। कल मैं एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की कहानी देख रहा था कि जी वो मैं तो टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट चोर है हमारी। तो मैंने कहा जी ये तो अब ये सिचुएशन अब और आ गई है कि ये बड़ी अजीब जस्टिफिकेशन है कि जी मैं टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट चोर है। तो फिर तो इसका मतलब कि हम सब चोर हैं, जो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि जी इस बिना पे मैं टैक्स नहीं दूंगा कि गवर्नमेंट चोर है। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, और जो अब हो गया है आप इसको प्रोसीड करना चाहिए जैसा और भी है। अदनान, मैं ये सोची थी कि 3.5% जो टैक्स हम देना है इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूब चैनल्स ने, ये इसमें तो शो करनी पड़ेगी ना आपको इनकम। अब यूएस से तो आपको पता है कि जो हम टैक्स देते हैं वो कट के ही हमारे पास हर महीने आती है अमाउंट यूएस के व्यूज पे। तो पाकिस्तान में जो टैक्स कटेगा वो उनको कैसे पता चलेगा? हमारे एनालिटिक्स, हमारा रेवेन्यू, उनके पास तो डेटा नहीं है। देखें, अकाउंट जो है ना, अकाउंट तो इनके पास है ना, स्टेट बैंक के पास है, वो वहां से बहुत कुछ एक्सेस कर लेंगे। असल गेम है अकाउंट का। हमारे पास जो भी लोग तो बाहर भिजवा निकल, आपको पता है कि लोग तो बाहर इससे रिसीव कर रहे हैं सारे रेवेन्यू, ज्यादातर के तो बाहर अकाउंट्स हैं, सिंगापुर में, यूएस में, इंग्लैंड में। वहां तो ये बच जाएंगे क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि जी हम मुल्क ही छोड़ देंगे, फिर वहां बैठ के कर लेंगे। तो यहाँ तो बचत है, वो अब इनके पास लिबर्टी है, लेकिन ये कुछ इंसानियत के अंदर होगी ना, कुछ अंदर का इंसान भी तो है ना इंसान के अंदर, कि सिर्फ खा के कमा के खाना ही है, मुल्क को वापस नहीं देना कुछ हम लोग। अदनान, मुझे बताएं कि इसका मैकेनिज्म यानी थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करें कि कैसे होगा कि एफबीआर के जरिए लिंक्ड अप होगा। जैसे हम लोग सैलरी मिलती है हमें, तो वो एडसोर्स कट जाता है टैक्स हमारा सैलरी पर। ये कटेगा कैसे? तो ये लोग कटेगा कैसे काटेंगे, वसूल कैसे करेंगे? 3.5 कितना? 3.5। हाँ, देखिए, अभी तो उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी मैकेनिज्म ये है कि वो अकाउंट डिटेक्ट करेंगे, हमारा अकाउंट डिटेक्ट करके जो भी कुछ इनकम हो रही है वो उसके बिहाफ के ऊपर वो टैक्स इंप्लीमेंट करें। इसके अलावा इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। क्योंकि अदनान, जब वैसे भी हमारी जब आते हैं इनकम तो उसमें से कटता तो है ही, क्योंकि डॉलर्स में आते हैं, फिर वो रुपीस में कन्वर्ट होते हैं, डॉलर्स में नहीं यहाँ ले सकते पैसे, तो उसमें भी तो कट ही जाता है ना टैक्स। देखिए, उस टैक्स को लोग नहीं मान रहे ना इस वक्त। तो वो कह रहे हैं जो आपके पास इनकम आ रही है उसके बाद होगा जो भी कुछ होगा, वो टैक्स वो लोग नहीं मान रहे। वो टैक्स कह रहे हैं उसका assumptions पे जा रहे हैं कि जी ये टैक्स हम लोग वही मानेंगे जो आपके अकाउंट में इनकम हो रही है उस पर टैक्स। हाँ, वो इकोनॉमी में रजिस्टर नहीं हो रहा ना, वो जो स्लैब्स में आ जाएंगे अब, जैसे हमारी हाँ, अर्निंग और होती है दूसरी ना, वो बात जो ये है स्लैब्स कि- बनाएंगे यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन मेरे ख्याल में इसके अलावा और मैकेनिज्म हो नहीं सकता फिलहाल इनके पास। वही इतनी मैं ज्यादा सोच वो रही हूँ नहीं कि है। ये मुश्किल बहुत हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल कमाने वाले कुछ चंद यूट्यूबर्स हैं, प्लस यूट्यूब चैनल्स, जो चैनल्स हमारे टीवी के चैनल्स हैं, आई थिंक सबसे ज्यादा अर्निंग उन्हीं की है, और वो बाहरी ज्यादातर उनका रिसीव कर रहे हैं। वैसे मैं जरा ऑकवर्ड वो पोजीशन कैसे में होगा? डालता हूँ अदनान, अपने पॉडकास्ट में मुझे कितनी अर्निंग है आपकी भाई? हद होगी। कितनी अर्निंग है भाई? पर्सनल क्वेश्चन, ये क्या आप मेरे पीछे लोग लगवा रहे हैं? ये सिर्फ अम्मी जी को पता होता है, किसी को नहीं हम बताते। मैं YouTube पे रिलाई नहीं करता ज्यादा। मेरा सिलसिला ये होता है कि बहुत सारे हमारे पास स्पॉन्सर पोस्ट आती हैं, स्पॉन्सर पॉडकास्ट भी आ जाते हैं, जो प्रमोशनल्स होते हैं, तो हम वो कर रहे होते हैं, हमारा ज्यादा उस पे चल रहा होता है। हम लोग YouTube की कमाई के ऊपर ज्यादा वो नहीं हो रहा था कि जी उस पे जाए। लेकिन अगर टैक्स की बात है तो उस पे भी हम देंगे, इस पे भी देंगे। लेकिन तो अदनान, मुझे बताया ऐसे लोग हैं ना पाकिस्तान में जो, ठीक है हम कोई यानी कोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इवन कमा रहे हैं अरे यूट्यूब करोड़ों। से। ऐसे लोग हैं ना हमारे पास, बिल्कुल करोड़ों। तो मैं, अच्छा अदनान, इसमें यूट्यूब हमारे चैनल्स आ जाते हैं, टीवी के जो ड्रामा के चैनल्स हैं वो आते हैं इसमें, असल तो वो फंसेंगे, है ना, क्योंकि उनकी तो करोड़ों की महीनों की व्यूज असल जो तो है, देखिए, आमदनी है। अब तो Millions ब्रॉडकास्ट of के views। सामने खड़ा हो गया डिजिटल मीडिया। अब वो कहते हैं ब्रॉडकास्ट के सामने डिजिटल मीडिया की कमाई आ गई है। तो असल वो फंसेंगे, बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा उनके। जी। वो सारे बहुत बुरे फंसने वाले हैं। उन्होंने खैर इन्वेस्टमेंट भी बहुत की है, लेकिन अब उनके साथ हिसाब भी होगा, डेफिनेटली पैसे देने पड़ेंगे। और नाती मेरे ख्याल देने चाहिए यार, जो लग गया गवर्नमेंट की तरफ से देने चाहिए यार। ये कोई बात तो नहीं हुई ना कि जी हम इस पे एहतजाज करेंगे, हम नहीं देंगे, गवर्नमेंट चोर है, ये कोई बातें नहीं। अदनान, मुझे बताया कि अंदाजे के मुताबिक कितना यानी रेवेन्यू जनरेट, यानी कितना कलेक्शन हो सकती है इस टैक्स से? काफी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं पाकिस्तान में यूट्यूबर्स, और मतलब यहाँ कह रहे हैं कि 52 यानी एक अरब, अंदाजा, टेंटेटिव आइडिया, वैसे आपने क्या सोचा? 52 अरब यार, मुझे तो अरबों तक ही बहुत कहा, ज्यादा ये लग रहा है, अरबों तक अनरियलिस्टिक चली गई है। अरबों तक चली गई ना, ऐसे ही है। बहुत पैसे हो गए। और ये सिर्फ चैनल्स की बात नहीं है, यूट्यूबर्स भी और बाकी इन्फ्लुएंसर भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन चैनल तो अब
अब जिस गेम में आ गए थे ना, अच्छा बड़ा सेफ साइड भी था ना, सुकून भी बहुत हो गए थे चैनल्स को, वो सुकून थोड़ा सबका खराब हुआ है और होना भी चाहिए थोड़ा। यानी सिर्फ प्रोडक्शन हो गई, वो तो जो खर्चा हुआ सो हुआ, बस यूट्यूब पे वो लगा दिया, तो नहीं, पैरेलल ऐसा नहीं वहां है। भी कमा रहे हैं, यहाँ भी कमा रहे हैं, आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिला। नहीं, टीम्स भी होती है, काम भी हो रहा होता है, ऐसा सिर्फ नहीं है कि जी आप प्रोडक्शन को, सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो लग गया और हो गया। काफी इनकी इन्वेस्टमेंट भी आती है, बूस्ट कर रहे होते हैं, एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, और ये भी है कि किसी को अगर आपकी कोई नजरों में आ गया तो फिर उससे बहुत हिसाब लिया जाएगा, पीछे का भी हिसाब लिया जाएगा, लेकिन जो रेवेन्यू आपको आ रहा है तो उसमें से टैक्स उसी वक्त आई थिंक कट जाएगा जिनके पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं। अदनान को तो कोई मसला नहीं, 5-6-10 हजार देके वो कोई बात नहीं, वो टैक्स इनका यही बनेगा 10 भाई, बार। हम वाकई- तो- हमने फैसला किया, हम टिकाऊ टैक्स देंगे, मिल जाएगा, लेकिन देंगे, अदनान देंगे। वाकई अगर वैसे वसूल हो गया, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है, ये अरबों में जा सकती है अमाउंट इन टैक्स। बिल्कुल मेरे ऐसे। ख्याल में नादिया कर देंगे ये लोग, ये कर लेंगे। अब इस दफा जो गवर्नमेंट सीधी हो गई है और गवर्नमेंट ये पैसे निकाल ही लेगी, निकालेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और देने पड़ेंगे। अनरजिस्टर्ड अनरिकॉर्डेड इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, एक पैरेलल सिस्टम नहीं चलना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अर्न करते हैं तो आपको टैक्स भी देना बहुत जरूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। तो कुछ भी नहीं यार, ये तो मतलब कहते हैं नहीं हुआ, इतनी कम बातें की हैं दान से, तो आई कैन टॉक टू हिम फॉर आवर्स। इतनी बातें, इतनी गॉसिप, इतनी इंफॉर्मेशन, बट ये कि थैंक यू सो मच अदनान। अच्छा भाई, अब बताए भाई एहसान क्या करना है हमने? अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम इशू है नादिया, और हम सिखों का जिस तरीके से इस्तकबाल करते हैं वो सबने देखा ही है, और सिखों की मोहब्बत हमारे सबके सामने ही है, जिस तरीके से वो आते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है हर लेवल पर। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है मैं कहती हूँ कि आप अब एक किसी इवेंट को- होने जा रहा है। आप किसी को उनके रिलीजियस फराइज अदा करने से रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक नहीं सकते, तो और उनको ये- रोका जा रहा है। उनको रोका जा रहा है बिल्कुल पाकिस्तान आने से, तो इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक हमने लेना है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो ज़रा सिख कम्युनिटी की बात होगी और भारत वीज़े नहीं दे रहा है इसकी बात होगी। इसके साथ साथ और भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम क्या बात करने लगे? वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जी, ठीक है रोज जी। की कहानी है हमारी। तो रोज की हमारी कहानी है। भारतीय हुकूमत की जानिब से सिख यात्रियों को वीजा देने से इनकार के बाद गुज़श्ता रोज गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिन के मौके पर वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों का अलामती इस्तकबाल किया गया। अब देखें क्या मनाजिर होंगे अगर हमारे पास है भी वो, कि हम तो इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं, और अगर इजाज़त नहीं देता भारत तब भी हम वो अलामती इस्तकबाल होगा, मुंतज़िर हैं हम, दोनों हाथ फैलाए कि आप आएँ और अपने मुक़द्दस मकामात पर जाएं। हर साल 9 जून को पाक भारत मुआहदे के तहत गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिन के मौके पर 1000 यात्री पाकिस्तान आते हैं, लेकिन इस बार भारत ने भारत वीज़े से नहीं दिए। आएंगे, जी। लेकिन वो सिख भाई जो बाहर रहते हैं दूसरे ममालिक में, वो तो विजिट करेंगे। बिल्कुल लेकिन ऐसे ये ही। कितनी बड़ी ज्यादती है, आप कर ही नहीं सकते किसी को अपने रिलीजियस राइट से महरूम रखना, रोकना, पाबंदी लगाना। और लेकिन कितना बुरा मोदी है कुछ ये। भी कर सकता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कितना बुरा है ये, तो हमें सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने ज्वाइन किया। अरोड़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, पहले भी आप शो का हिस्सा बनते रहे हैं। कैसे हैं आप? गुड ठीक ठाक मॉर्निंग हैं? सर। गुड मॉर्निंग। बहुत मेहरबानी। आप हमेशा टाइम में लेते हैं, पर्टिकुलरली जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। सर मुझे बताएं कि अलामती इस्तकबाल तो हुआ, लेकिन ये क्या इक़दाम भारत की तरफ से, यानी हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तरफ जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सब अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, लेकिन भारत इस तरह के इक़दाम कर रहा है कि आपको बुनियादी हक जो है वो सल्ब किया जा रहा है और सिखों खास का। तौर पे सिखों के साथ ज्यादती, जी जबर। बड़ी मेहरबानी। देखिए जी, जब ये पिछले दिनों एग्रेशन हुई थी और आप उस वक्त भी मैं बात कर रहा था और हमने एक ही बात की थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम हमेशा अमन की, मोहब्बत की और भाईचारे की बात करती है, और सिख के लिए पाकिस्तान इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सिख मजहब की बुनियाद यहाँ पे है। गुरु नानक साहब का की जाए पैदाइश यहाँ पे है, गुरु नानक साहब की आखिरी आरामगाह करतारपुर सब यहाँ पे है, और सिख 2 टाइम ये दुआ मांगता है कि मुझे पाकिस्तान के ननकाना साहब की और बाकी जो पाकिस्तान के गुरुद्वारे उनके दर्शन है। जब एग्रेशन हुई और उस वक्त भी 6 और 7 की शब जब पाकिस्तान की मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, इबादतगाहों को निशाना बनाया गया, हमने उस वक्त भी कहा कि हमारी अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन अमन हमारी कमजोरी नहीं है। और फिर आपको याद होगा, आपसे मैं बात भी की थी, 7 तारीख को उन्होंने करतारपुर सब कॉरिडोर को बंद कर दिया, और ये करतारपुर कॉरिडोर वो है जिसके लिए भारत के अंदर बसने वाले हमारे नानक नाम लेवा सकते, हमारे सिख भाइयों की स्ट्रगल है, दुआएं हैं, और फिर पाकिस्तान ने मोहब्बत का इजहार किया और हमने करतारपुर साहब को ये लांगा खोला।
लेकिन 7 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से तो हमने दरवाजा उसका खुला रखा, गेट खुला रखा। भारत की तरफ से आज तक देखिए 7 तारीख को बंद हुआ और आज 1 महीने से ऊपर का अरसा हो गया है। वो करतारपुर सब का लांगा अब वीरान पड़ा है, वहां पे संगतों को आने नहीं दिया जा रहा भारत की तरफ से। इसी तरीके से जो अभी आप इंट्रो में फरमा रहे थे, 16 जून जो है वो शहीदी गुरपुरब है धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का। और मैं आपको ये बताता जरूर और जो सुनने वाले हैं उनको भी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज सिख धर्म के अंदर पहली शहीदी है जो सबसे उत्तम शहीदी उसको कहा जाता है। और उनका हम जो जोड़ मेला मनाते हैं वो लाहौर गुरुद्वारा डेरा साहब में मनाते हैं और ये वही कंपाउंड है जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की समाधि भी है और गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी स्थान भी है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उन्होंने ईद की छुट्टियों में भी अपनी एम्बेसी खुली रखी कि हमारे जो भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान जाना चाहते हैं हम उनको वीजा अलाउ करेंगे। और आपको याद होगा जब दोनों ममालिक ने पाबंदियां की तो पाकिस्तान ने कहा जी हम अपने सिख जायरीन को इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखते हैं और हमारे जो सिख जायरीन पाकिस्तान के अंदर है उनका वीजा भी कैंसिल नहीं करेंगे और जो आना चाहते हैं हम उनको रोकेंगे भी नहीं। तो आज ये भारत के अंदर बसने वाले सिख यात्रियों को, इंटेलेक्ट को ये सोचना होगा जो सेकुलर भारत की बात करते हैं कि पाकिस्तान आज भी अमन की बात कर रहा है। ये सीज फायर के लिए जिसके लिए मोदी सरकार भागती हुई चीखें मारती हुई वाशिंगटन डीसी पहुंची कि सीज फायर करवाएं। भाई हम तो पहले दिन से कह रहे थे आए मिलके बैठ के बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। हम पहलगाम के वाकया को कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप आजादाना तहकीकात करवाएं, हम आपके साथ हैं। और फिर आपको याद होगा अभी 9 तारीख को आपकी मीडिया के दो खासकर आपके चैनल का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। आपका चैनल हमेशा बड़ी मोहब्बत करता है और पाकिस्तान का जो मोहब्बत नरेंद्र मोदी से तो सर देखिए उनसे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। वो तो चाहता ही है कि सबका जो है ना खून पी ले, सवाए जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं इसके अलावा कोई भारत में रहे नहीं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि जो सिख भाई हैं वहाँ वो अब इस पे कैसे क्या एक्शन लेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो चलता रहेगा वरना। हम तो मुतालबा ही करते हैं और मैं यूनाइटेड नेशन से भी, यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल भी करता और सब तशरीफ लाए थे, मैंने उनका विजिट भी कंडक्ट करवाया था। हम तो सारे जो ह्यूमन राइट डिफेंडर है, बेसिकली ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, दिस इज द बेसिक ह्यूमन राइट कि मुझे मेरी इबादत गाह में अकॉर्डिंग टू माय फेथ, अकॉर्डिंग टू माय रिलीजन मुझे जाने की इजाजत होनी चाहिए और मैं वहां पे जाके इबादत। सर ये तो हम तो पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है आप पाकिस्तान में रहते हैं, मुतालबा भी करते हैं, लेकिन जो वहां के सिख हैं इंडिया के वो ये लेना पड़ेगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में वो है और बुनियादी फंडामेंटल राइट उनका जो है ना वो सल्ब किया जा रहा है, तो वहां आपकी कोई बात होती है, वो क्या उनकी हिकमत अमली है, कैसे वो प्रोटेस्ट करेंगे? मतलब एक हद होती है ना कि आप उनको मार भी रहे हैं, फिर आप उनके ऊपर पाबंदियां भी लगा रहे हैं। एक बस का पॉइंट उनका कब आएगा कि भाई दे मस्ट नाउ टेक एक्शन, और इतने नंबर्स में है, कुछ तो करना चाहिए उनको। फिर बात ये है कि सर्टेनली जब आप किसी चीज को दबाएंगे, जितना आप उसको दबाएंगे उतना वो रिटेलिएट भी करेगी, उतनी रिएक्शन भी करेगी। अब अगर आप सिख को उसके बुनियादी हक से महरूम रखेंगे, आप उसका बुनियादी हक उसको नहीं देंगे और आप उसको उससे दूर करेंगे तो सर्टनली उसका रिएक्शन आएगा और सिख यूनाइट हो रहा है। और हम तो यही चाहेंगे कि वहाँ पे सिखों को पुरजोर मुतालबा करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं कि आप हमें हमारे मजहबी इबादतगाहों से, खासकर करतारपुर साहब से, ननकाना साहब से, पंजा साहब से, लाहौर डेरा साहब से मत दूर करें, ये हमारा बुनियादी हक है। आप ये देखिए ना ये कितना जुल्म है। वो भारत जो सेकुलरिज्म की बात करता है, वो भारत जो कहता है मेरे पास अक़लियत है, महफूज है, करता था सर, करता था, वो भारत था है नहीं। वो अब अमल नहीं कर रहे इस बात पे और वो तो खैर मानता भी नहीं है, नरेंद्र मोदी तो मानता ही नहीं, वो तो कभी भी नहीं किया ना। अगर आप था की बात करें तो वो तो हमारे पास हिस्ट्री है, 1934 में सिख जेनोसाइड हुआ, गुजरात दंगे हुए, कहने की हद तक तो करता है। लेकिन क्या इन एक्चुअल वहां पे ऐसा हो रहा है? जवाब है नो। क्योंकि आज भारत की अगर आप हिस्ट्री देखें तो भारत का चेहरा इस वक्त खून से रंगा हुआ है। सिख जेनोसाइड के, मुस्लिम जेनोसाइड के, दलित के साथ जो ज्यादती हुई, जो क्रिश्चियन के साथ ज्यादती हुई, जो कश्मीरी मुसलमानों के साथ, ये जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है ना, अब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इस सरकार की अगेंस्ट, वरना तबाही ही तबाही है। हाई टाइम नाउ। लेकिन वही बात है कि आपको अपने हालात खुद ठीक करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही सरदार अपने मुल्क के लिए अपने ही लोगों को लड़ना है। एक बार फिर आपने हमें वक्त दिया जी।
जी, हाँ, सही है। रेवोल्यूशन It's आनी about time. बहुत जरूरी है। भारत में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लोग नहीं खड़े होंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, तो बहुत ही बुरा होगा। आपको दबाते रहेंगे, फिर ये कि भी आपके नंबर्स कम करो, ताकि जी सिखों के नंबर्स भी कम हो जाएं, मुसलमान भी कम हो जाएं, यही ये लोग चाहते हैं। तो हाई टाइम प्लीज खड़े हों अपने लिए। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक बड़े अहम मसले को हम उजागर करना चाह रहे हैं और उस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। चाइल्ड की लेबर जो है, बॉन्डेड लेबर जो है, ये बहुत ज़्यादा है और इससे मुताल्लिक़ क़वानीन भी हम देखते हैं नहीं होते। अगर क़वानीन हैं भी तो उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जगह जगह हम देखते हैं कि वर्कशॉप्स बच्चे काम कर रहे होते हैं, चाय के ढाबों पर बच्चे काम कर रहे होते हैं। वो बच्चे जिनकी तालीम हासिल करने की उम्र है और इतना मुशक्क़त भरा वो काम कर रहे होते हैं इस छोटी सी उम्र में, तो ये एक बड़ा जुल्म है। ये भी बुनियादी हुकूक की, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है जिस पर फोकस नहीं किया जाए। लेकिन अब जरा फोकस इस पर आ गया है। लोग बच्चे ही ज्यादा इसलिए पैदा कर रहे हैं कि वो उनके लिए इनकम का जरिया है। बिल्कुल कि जी ऐसे ही। फी बच्चा मुझे इसने 25-25 हज़ार कमाने हैं, तो माँ बाप को तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आराम से बैठें खाएं, बल्कि रिश्तेदारों को भी पैसे दें। ये जो 18 बच्चे पैदा कर लेते हैं वो कमाते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही इनको है। खिलाते हैं और वो फिर बाद में फेडअप होकर नशे पे भी लग जाते हैं। जी, तो दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी बच्चों से जबरी मुशक्क़त से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बच्चों को महफूज मुस्तकबिल की फराहमी के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी को इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। और ये जो कोशिशें हैं इसमें पंजाब में ये इस्लाहत लाई गई हैं। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और पॉलिसी की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है काबीना का उसमें दी गई है। तो अब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है पंजाब में, इस पर हम जानेंगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहबा ने ज्वाइन किया। सारा साहबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा, इस पॉलिसी से मुताल्लिक़ बताइए, क्या इससे वो जो बॉन्डेड लेबर है, जबरी मुशक्क़त है, वो क्या जुर्म करार दिया जाएगा और इसकी सर्वेलेंस कैसे होगी और कानून का निफाज कैसे होगा? ये जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, आज वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 30 लाख, अराउंड 30 लाख बच्चे अभी चाइल्ड लेबर में मुलविस हैं। 30 लाख। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एक तो है, इस पे काम करना बड़ा जरूरी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन, जिसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज की, क्योंकि 2 साल से पेंडिंग थी और उन्होंने ये अभी जो है वो इंस्टेंटली इसको अप्रूव किया। वेरी ग्रेटफुल टू। इससे होगा ये, अब चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है ना, वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, चाहे कोई बच्चा लेबर में हो, चाहे भीख मांग रहा हो, चाहे उससे अब्यूज हो, टॉर्चर हो, कुछ भी हो। अभी क्या है, चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट के पास मैंडेट है चाइल्ड लेबर का, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास मैंडेट है अगर तशद्दुद हो। सारे डिपार्टमेंट अलग अलग साइलोज में काम कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट अलग बच्चों के लिए काम कर रहा है, लॉ डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है ना, ये गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क देती है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म देती है, ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स का आपस में लियाज़ोन होगा। इसके जरिए एक बनेगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक डेटाबेस होगी तमाम डिपार्टमेंट के पास। अगर एक बच्चे के साथ अब्यूज होता है, बच्चा कहीं मुलाजमत है, उसकी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सबके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। तो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? ये सबसे एक्शन क्या लेंगे वो लोग? ये भी इंफॉर्मेशन और एक्शन। अच्छा, नंबर वन इसका मकसद ये था ताकि फौरी जो है ना बच्चे को रेस्क्यू किया जाए। इंफॉर्मेशन ऐसे आएगी कि तमाम डिपार्टमेंट्स के पास एक डेटाबेस होगी, जिसके पास भी पहले ये इंफॉर्मेशन आती है थ्रू, एक तो हमारी हेल्पलाइन है 1121, पुलिस की हेल्पलाइन है 15, कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि बच्चा कहीं मुलाजमत पे है, 15 साल से कम उम्र, जो वो इन्फॉर्मेशन इस डेटाबेस पे कोई भी डिपार्टमेंट डाल सकता है और वो उसका सारे डिपार्टमेंट्स के पास उसका एक्सेस होगा कि वो बच्चा, आप उसको उसको रेस्क्यू कर लिया गया या नहीं कर लिया गया, मुझे उनके खिलाफ एफआईआर हुई या नहीं हुई, वो बच्चा अभी कहाँ है, उसको कोई मेडिकल वो तो नहीं चाहिए। सारा साहब ये बताइए कि ये जुर्म है कि जैसे मैकेनिक्स की शॉप पे हम देखते हैं कि बच्चे काम कर रहे होते हैं और जगह जगह ओपनली कर रहे होते हैं, तो हम इस पे हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर सकते तो हैं। ये कंप्लेन क्या ही मुंतजिर होगी ये चीज, या फिर आपकी टीम्स भी वहां जाकर ये मेक श्योर करेंगी कि ना ऐसा हो? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल मैकेनिक शॉप्स पे या भट्टों पे कहीं भी बच्चे कम उम्र मुलाजमत करें तो वो एक जुर्म है कानूनी तौर पे, ठीक है। अब इस पे ये एक मैंडेट मैंने आपको जैसे बताया ना, टोटली कम्स अंडर द लेबर डिपार्टमेंट एंड उनको सूलन चाहिए कि रेड करें, सरप्राइज विजिट चेक करें। और फिर वो करते क्या? जब ऐसी कंप्लेन आएगी
जाएगी workshop सामा जी, तो ये पे- करेंगे क्या? बच्चे को कहीं लेके जाएंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे, सजा होगी, फिर क्या होगा अगर हम कंप्लेन देखिए, कर भी देते अगर हैं? कोई अगर आप कंप्लेन करते, फॉर एग्जांपल आपके नेबर में कोई बच्चा काम कर रहा है, आप या तो हमारी हेल्पलाइन, जबकि देखिए हमारा तो मैं बता रही हूँ कि मैंडेट नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं इसमें इंटरव्यू, यू नो, अपने बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। सपोज आपने 1121 में कंप्लेन की कि कोई बच्चा मुलाजमत कर रहा है, छोटा बच्चा किसी घर पे या कहीं। और अच्छा, बच्चे की हमारी एज टीम क्या है? जाएगी, किस एज से कम को हम कहेंगे कि ये जो है 15 चाइल्ड लेबर में? हाँ, देखिए आज पे पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 15 साल से कम उम्र बच्चा मुलाजमत नहीं कितने कर सकता। वो साल से जुर्म कम? है। 15 साल 15 साल से कम, ठीक 15 है। 15 इयर्स। आपने जब कंप्लेन करेंगे, हमारी टीम जाएगी, उसको रेस्क्यू करेगी, रेस्क्यू करके ब्यूरो लाएगी, उसके जज जो है, हम अभी हैव आवर ओन जज, हमारा अपना कोर्ट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट, उसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, वो वालिदैन आएंगे जो भी, और उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, फिर जज फैसला करेगा कि वो बच्चे को माँ बाप को देना है या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एडमिशन अब करना यहाँ पे सारा साहब एक प्रॉब्लम आएगी। देखें हम ये पाकिस्तान के जो हालात है ना, महंगाई है, गुर्बत है, ठीक है, उनके बिल्कुल, वालिदैन को बिल्कुल। बुलाया जाएगा। अब वालिदैन अगर कहते हैं कि हमारे पास तो फर्ज करें कोई माजूर है, किसी का वालिद, और वो बच्चा मजबूरी के तौर पे काम कर रहा है, तो देखिए जब ये पॉलिसी है और फ्रेमवर्क है, तो इसमें इसके लिए भी आपने जरूर सोचा होगा, कुछ पॉलिसी बनाई होगी कि फिर रोजगार के मौके भी आप दें उन फैमिली मेंबर्स को, या फिर कोई इस तरह का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे है, उस तरह के प्रोग्राम लॉन्च करें, क्योंकि देखिए खाने, लोगों को रोटी तो चाहिए। और देखिए बिल्कुल यू राइट, एक्चुअली तो सही बात है कि स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि माँ बाप को कोई अगर अनएम्प्लॉयमेंट है उनको जॉब्स दिलाएं और, लेकिन ये पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मतलब उसके सब्जेक्ट है। आई कांट कमेंट ऑन इट, लेकिन मैं बच्चे का बता सकती हूँ कि इफ द चाइल्ड इज इन एनी डेंजर और समथिंग, नहीं, लेकिन आप ये बात तो उठाएंगे ना। देखिए जब तक ये रूट कॉज नहीं होगी ना, देखिए रूट कॉज है ये हर चीज की रूट कॉज है, क्योंकि जरूरत इजाद की मार। नहीं, लेकिन जोहेब अगर एक फैमिली पैदा ही कर रही है 10-12 बच्चे, तो उनका हम मतलब किसका फिर वो बन जाएगी जिम्मेदारी? लेकिन अगर आप बच्चे सर्वे में बच्चा करेंगे पैदा कर रहे हैं और फिर सर्वे हुकूमत करेंगे उनको पाले, ये कैसे हो सकता है कि जब आपको एक पता है इंसान कि- को खुद एहसास नहीं कि मुझे इतने बच्चे पैदा नहीं करने, मैं नहीं उनको पाल देखिए सकता, तो ये सब हुकूमत के ऊपर आ गया। हमारी मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ओवर पॉपुलेशन है। Exactly. बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ, जिसमें 240 मिलियन में से एक सारा मैं तो कह रही हूँ इस पे टैक्स लगना चाहिए। इस पे एक बार फिर आपको शो पे हम दावत देंगे population और control इस पे पे। जरा एक्सटेंसिव हम बात करने की कोशिश जी, करेंगे बिल्कुल, कि ये thank कैसे ये अच्छा मसाइल सारा, ये नजर आएंगे। पेरेंट्स को कोई सजाएं होंगी जो फिर अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे, कामों पे भेजेंगे, फिर आप लोग एक्शन लेंगे पेरेंट्स के खिलाफ, कोई क्या होगा? देखिए बिल्कुल हम अभी भी लेते हैं। अगर कोई जो हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर कोई किसी बच्चे पे तशद्दुद करता है, हम उस पर एक्शन लेते हैं, हम उसको अरेस्ट बस सारा जी, करवाते हैं। 22 तो आपको मैं आज भेज रही हूँ डिटेल्स, ठीक है ना, 112 पे बता दें। Thank you, मैं thank you, जब आपने आती हूँ join यहाँ किया। काम करने, रोज मैं 22-23 बच्चे तो सड़क पे देखती ही हूँ लेकिन जो काम कर। इसमें एक ही पहलू कभी भी, अच्छा खैर टाइम कम है हमारे पास, इसमें हम मजीद आगे चलकर बात करेंगे। राइजन शान का वक्त खत्म हो गया, जोहेब और नादिया को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल खुदा रखिए। हाफिज, गुड मॉर्निंग।